हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पूरी की पूरी किताब की। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, एवरी कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, और साथ में दो बोनस चीजें। सुनो, आज की इस वीडियो में मिलेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट वन शॉट में। मार्क्स बूम हो जाएंगे तुम्हारे, और मैं आपको बताता हूं 100% ग्रोथ हो जाएगी। लिखित में ले जाओ कोरे कागज पे। वीडियो देखने के बाद तुमको ऐसा महसूस ना हो यार एक फटाफट से एक चीज मेरे सामने से निकल गई और मेरी एक बहुत ग्रोथ हो गई। कुछ ऐसी ऐसी बातें करने वाला हूं इसके अंदर में। कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर कर दूंगा दोबारा से। सब पहले कर चुके हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। उसके बाद पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर, सब बच्चे जानते हैं जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े उनको बता दूं, हर एक चैप्टर में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, या जिससे रिलेटेड बच्चा गलती करता ही करता है। तो वो पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मिलेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। देखो 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 क्या होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि 80% ऑफ द एग्जाम इज फ्रॉम 20% सिलेबस। तो वो आपको वो क्रीम पोर्शन पढ़ना है। तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, ईच एंड एवरी चैप्टर के, मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगा, वो क्वेश्चन बता दूंगा कि भैया ये पढ़ जा, बेड़ा पार है। ठीक है ना। तो ये जो दो, मुझे नहीं पता इसको वीडियो बनाने में मुझे कितना समय लगने वाला है, लेकिन ये वीडियो ऐतिहासिक वीडियो होगी। आपको बहुत बूम मिलने वाला है। ठीक है ना। एक एक चैप्टर करके चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चैप्टर करके चलेंगे। पहला पॉइंट मेरा रहेगा, आपको 10 रुपए की एक कॉपी खरीदनी है और उसके अंदर ये सारी बातें नोट कर लेनी है। देखो, कोई पीपीटी नहीं बनाई तुम्हारे भाई ने, सब हाथ से लिखा, मन से लिखा, जो मेरे दिल में आया, जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस था, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं फूकने वाला हूं। देखो देखो देखो, जैसे हर चीज हाथ से लिखी हुई है। पहला रियल नंबर, चिल्ला चिल्ला के थक गया तुम्हारा भाई। पहला क्वेश्चन इसका जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक नंबर में भी आता है, 2 मार्क्स में बहुत बारी आता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर दो प्रकार के नंबर होते हैं, रैशनल और इरैशनल। दुनिया जान के सारे नंबर्स को आप रियल नंबर कहते हो। प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। रियल नंबर एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। रियल नंबर एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। एक होता है रैशनल, जो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है इरैशनल, जो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इस चैप्टर के अंदर 3 से लेकर 4 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी, एक तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, पेपर में आएगी। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर बोलो, आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 140। इसके प्राइम फैक्टर लो, लिए जी, ओके, एक सेकेंड, बैक स्टेज। हाँ, इसका प्राइम फैक्टर ले लो, इसका प्राइम फैक्टर ले लो। कितना है बेटा? 35। फिर यहां पर आया 5, 7, 7, 1। मैं इसके प्राइम फैक्टर ले रहा हूं, तो मेरी प्राइम फैक्टर की लिस्ट के अंदर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दुनिया जहान में हर कोई व्यक्ति जिसको मैथ्स आती है और उसका प्राइम फैक्टर लेगा तो वो सेम रहेंगे। तो क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आएगा। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, इनकी प्रोडक्ट है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब दुनिया जहान में कोई भी कर ले वो सेम रहेगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर, अगर हाँ ये हो सकता है आगे पीछे हो जाए। पहले मैंने 2 से किया, आप 5 से कर सकते थे, आप 7 से भी कर सकते थे। तो अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से हम अगला टॉपिक पढ़ पाएंगे, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उनका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सर वर्ड प्रॉब्लम में समझ में नहीं आता कि एलसीएम निकालूं या एचसीएफ निकालूं, रुक जाओ भी बताऊंगा। LCM and HCF of 2 numbers using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखो, मैं अब यहां पर आपको एक ट्रिक देने वाला हूं, एक पॉइंट टू रिमेंबर देने वाला हूं कि जो एलसीएम होता है वो बड़ी पावर होती है। क्या होती है?
बड़ी पावर होती है, और जो एचसीएफ होता है वो छोटी पावर होती है, वो छोटी पावर होती है। ठीक है ना। मान लेते हैं आपने एक नंबर था x, कंपोजिट नंबर, समझ रहे हो, एक नंबर था x, उसके प्राइम फैक्टर किए तो पी स्क्वायर क्यू क्यूब आ गया, और y एक और कंपोजिट नंबर था, वो था पी क्यू की पावर 4। ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे, जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो बड़ी पावर आ जाएगी, पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, और जब मैं इसका एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो मुझे छोटी पावर p और साथ में आ गया क्यू क्यूब। इस बात का ध्यान रखना। ओके। अब यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको तो आपने याद करना ही करना है। अब आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, देखो बेसिक वाले बच्चे हो तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 नंबर दिए होंगे, उनका एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो, वेरीफाई करो। फिर एक 1 मार्कर में बेटा लिखते रहना, सारी बातें पॉज कर करके लिखनी है आपको, ये सारी बातें मैं फिर बता रहा हूं, मैं सारी चीजें लिखूंगा तो ये वीडियो कम से कम 10 घंटे की बन जाएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं आप पॉज कर करके लिखते रहो। यहां पर क्या है, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो ये बोलेगा कि भैया आपके पास एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकाल लो, निकल जाएगा। आपके पास एचसीएफ है, दोनों नंबर है, एलसीएम निकाल लो। आपके पास एलसीएम है, दोनों नंबर है, एचसीएफ निकाल लो। एक ये क्वेश्चन बनता है। फिर एक बनता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप करोगे कहां से, जो भी मैं आपको अभी तक बोल रहा हूं कि ये वाले प्रकार के क्वेश्चन करोगे कहां से। देखो पहली बात, हम इन सब के लाइव इवेंट्स ले चुके हैं, हम इन सब का रिकॉर्डेड डाल चुके हैं, हम इन सब के लाइव इवेंट्स अभी और लेंगे। तो हमारे साथ आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब है फेविकोल के जोड़ के साथ जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको कराने भी वाला हूं, और मैं करा चुका हूं कम से कम 3-3 बारी, कम से कम 3-3 बारी, आप जाके चेक कर सकते हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो यहां पर आपको एक प्रकार बता दिया मैंने, 2 प्रकार बता दिए, तीसरा प्रकार का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो है ये वाला, कि आपको x दे देंगे, आपको y दे देंगे, और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सीबीएस पेपर का पहला क्वेश्चन यही है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी पावर और बड़ी पावर वाला। इसके से लेकर एक केस स्टडी भी बनेगी, वो भी मैं बात करता हूं केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है ना। तो यहां पर केस स्टडी भी आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। ओके, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो। फिर एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिख रखा है 100%, ये नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे को आप मेरा तबादला कर देना, कभी हिमालय में भेज देना मेरे को फकीर बनाकर, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, या तो 21वां नंबर या 28वां नंबर। ये भी देखो, मतलब मैं ये छोटी से नहीं कह रहा, लेकिन यूजुअली 21वां और 28वां नंबर होता है, या तो 2 मार्क में आता है या 3 मार्क में आता है। प्रूविंग इर्रेशनल एज इर्रेशनल, तो मैंने पूरा का पूरा आपके लिए लिख भी दिया कि ताकि आप गलती ना करो। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनना। पहला प्रकार कहता है √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा √2 को इर्रेशनल प्रूफ कर दो। ठीक है जी। तो उसमें क्या करना है, लेट करना है √2 इज इक्वल्स टू a by b, वेयर a by b इज रैशनल एंड a by b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं, देखो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आता है उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है उनको हम को प्राइम कहते हैं, मतलब जो आगे कैंसिल नहीं हो पाएंगे। फिर हमें करना होता है बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। फिर यहां आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और एक थ्योरम है, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। यानी 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी 2 जो है वो a का फैक्टर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको देखनी है वो ये है, लेट करना है a को 2c के बराबर, वेयर c इज एनी इंटीजर। a की जगह हमने क्या रखा बेटा, c रखा, गलती हो गई, यहां c आएगा। a की जगह हमने क्या रखा बेटा, c रखा। ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ गया, 2 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। a की जगह c रखा, सॉल्व किया तो क्या आया, 2 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, तो यानी 2 जो हो जाएगा वो b का भी फैक्टर हो जाएगा। जो 2 हो जाएगा वो b का फैक्टर हो जाएगा। अरे अभी आपने माना था कि a और b क्या है, को प्राइम है। यहां पर जो a है, यहां जो 2 है वो a का भी फैक्टर है, जो 2 है वो b का भी फैक्टर है। तो 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b।
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, देखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो ए और बी थे वो तो को प्राइम थे, उनका तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए एक्सेप्ट वन, लेकिन यहाँ तो टू भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल। हमने क्या मान लिया था? रूट टू एक रैशनल है, जबकि ऐसा नहीं है, रूट टू एक इर्रैशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, समझ भाई पूरे साल में नहीं आया तो कब आएगा? नहीं आता बेटा, याद कर जाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। अब इसका एक और प्रजाति क्वेश्चन होता है, कहते हैं जी प्रूव करो 3 + 2 √5 को इर्रेशनल। तो हमें कैसे करना है? तो हमें पहले √5 को इसी प्रकार से कर लेना है और लास्ट में स्टेटमेंट दे देनी है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इर्रेशनल। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आता है कि √2 + √5 को इर्रेशनल करना है, फिर आपको क्या करना है? √2 को पहले इर्रेशनल कर देना है और लास्ट में लिख देना है सिमिलरली √5 इज ऑल्सो इर्रेशनल, देयरफॉर √2 + √5 इज इर्रेशनल। यह है पहला प्रजाति। ओके, समझ में आ गई? पहली दो प्रजाति मैंने आपको बता दी, सेम इसी तरीके से होगी। फिर जो दूसरी प्रजाति आती है, यानी तीसरी भी कह सकते हो, वो आती है कि आपको इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन इस बार ये गिवन है कि √5 इर्रेशनल है। तो इसको उस तरीके से तो नहीं कर सकते, यहां तो बता ही रखा है ना कि √5 इर्रेशनल है, तो हम पूरा का पूरा √5 को इर्रेशनल थोड़ा प्रूव करके बताएंगे, तो क्वेश्चन ने बोल ही रखा है। तो इसको करने की अप्रोच छोटी है, ये कम नंबर में आता है। जनरली वो क्वेश्चन 3 में आता है, ये 2 में आता है। कह रहा है 3 + 2 √5 को a/b ले लो, वेयर a/b इज रैशनल नंबर, a/b इज रैशनल। फिर हम 3 को वहां लेके जाएंगे, 2 यहां एलसीएम में लेके जाएंगे। अब देखो, अगर a/b रैशनल था तो a - 3b/2b भी क्या हो जाएगा? रैशनल। भाई अगर a/b रैशनल है, उसके साथ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइड करोगे तो वो भी क्या रहेगा? रैशनल। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 2 भी रैशनल ही था। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि बराबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि √5 तो भैया इर्रेशनल है, हमारा आ रहा है रैशनल। तो भैया दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन। गलती हो गई हमसे, हमने क्या मान लिया? उसको रैशनल मान लिया। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? ये दो क्वेश्चन जैसे मर्जी पकड़ लो भाई, करके जाने, करके ही जाने, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है जी, ये आएगा ही आएगा 100%। ये दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको पेपर में मिलना है, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कहीं के भी हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जल्दी से लिस्ट बना लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को लेकर एक क्वेश्चन आएगा, एलसीएम और एचसीएफ को लेकर क्वेश्चन आएगा। इसमें हमारा 1 मार्कर ही बनता है, 2 मार्कर ही बनता है और केस स्टडी भी बनती है। केस स्टडी में आपको अगर बताऊं कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, अभी हाल ही में मैंने एक इवेंट किया था जहां 30 केस बेस्ड क्वेश्चन निकाले थे, वहां भी मैंने आपको बात बताई थी। आप मेरा फुल फ्लेज रिकॉर्डेड देखोगे, वहां भी मैंने बात बता रखी है कि अगर चीजों को आपने बड़ा करना है, मल्टीपल करना है, जैसे अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अलार्म क्लॉक वाला, वो 20-20 मिनट बाद बज रहा है, तो वो एक बार ही नहीं बज रहा, वो मल्टीपल टाइम। हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, रवि और एक गर्ल थी, वो जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो वो एक चक्कर नहीं लगा रहे, वो मल्टीपल चक्कर लगा रहे। फिर एक क्वेश्चन आता है जी, एक बंदे के स्टेप 40 सेंटीमीटर का, एक 42 सेंटीमीटर का, एक 50 सेंटीमीटर का है, वो एक साथ शुरू करेंगे, बताओ दोबारा कब मिलेंगे? तो वो एक स्टेप नहीं चल रहे, मल्टीपल स्टेप चल रहे हैं। तो यहां पर लगता है एलसीएम। फिर आता है जी एससीएफ, जहां चीजों को छोटा करना है। नंबर ऑफ आर्मी कंटिंजेंट वाला क्वेश्चन को मार्च कराना है, तो उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। बच्चे ले लिए, बुक्स ले ली, उनको एक रो में बैठाना है या बुक्स को स्टैक में करना है। या एक बर्थडे पार्टी वाला क्वेश्चन आता है, जहां पर एक लड़की अपनी बर्थडे पार्टी पर फ्रूट्स बांटना चाहती है, तो वहां पर उसके पास मैंगोज होते हैं, इतने ऑरेंजेस होते हैं, इतने बनानाज होते हैं, तो वो कितने कितने देके ताकि सबके पास इक्वल जाए, तो वहां पर हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। एनसीईआरटी की काजू बर्फी वाला एक क्वेश्चन है, वहां पर क्या कहता है कि हमारे पास 440 काजू बर्फियां हैं, 350 बादाम बर्फियां, उन्हें हमें स्टैक करना है। अब स्टैक करना है तो मतलब उनको डिवाइड करना है, वो ट्रे में बनाना है, समझते हो? वो जो हलवाई की दुकान पे आपको मिलती है, तो यानी आपको उसको स्टैक करना है, स्टैक करना है। तो मिठाइयां नहीं बढ़ रही, उल्टा मिठाइयों को आप डिवाइड कर रहे हो अलग अलग सेक्शंस में। तो यहां पर एससीएफ, अपने आप से प्रश्न पूछना कि भैया मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उसको बोलेंगे हम जी एससीएफ। ओके,
दूसरा प्रश्न यहां पर मैंने आपको बता ही दिया, इर्रेशनल प्रूफ करने वाला, ये 100% आएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम एचसीएफ वाले में वाला जरूर करके जाना। देखो यार, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं और कराएंगे भी, तो वो तो आप, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं तो इस चैप्टर के सबके लाइव इवेंट्स हो चुके हैं और अभी लाइव इवेंट और हो भी रहे हैं, तो वहां से भी आपका बहुत सारा कवरेज होगा। ये सब चैप्टर दोबारा भी होंगे। अभी मेरा उद्देश्य क्या है, आपका जहन क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप मारना है। ठीक है जी, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप मारना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, अगला चैप्टर जो आता है वो आता है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बहुत ही बेसिक चैप्टर है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है, मतलब एक एक्सप्रेशन होती है, इसको बस आप देख लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट बात बस एक ही है कि ए जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब जैसे आपको पता है ना, अब ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाय क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो, सब कुछ आग लगा दो। हमें इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं, वो भी सिर्फ 3 बातें। बेसिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक को क्यूबिक क्यों कहते हैं, जो कि उसकी डिग्री 3 है। लीनियर को लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। हमें यहां पढ़ना है जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। इसलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है नंबर ऑफ जीरो, जो अक्सर बच्चे गलत लिख कर आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको सिखाया जाता है नंबर ऑफ जीरो होते हैं 2 नहीं होते। आंसर इज मैक्सिमम 2। आंसर इज मैक्सिमम 2 मैक्सिमम। ऐसा भी होता है कि एक भी 0 ना हो, ऐसा भी होता है कि एक ही 0 आए, और ऐसा भी होता है कि 2 हों। अगर 2 होंगे, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। ठीक है जी, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। फिर आता है हाउ टू फाइंड, इसको फाइंड कैसे करें। देखो, फाइंड करने के लिए बेटा आपको चाहिए पहला एक ही मेथड है, वो है फैक्टराइजेशन। वो है फैक्टराइजेशन, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हो, आइडेंटिटी लगा के तोड़ना, कॉमन ले लेकर तोड़ लेना, उससे आप फैक्टराइजेशन करते हो। और फैक्टराइजेशन उम्मीद रखता हूं सभी को आती है, नहीं आती मैं फिर बोलूंगा, वन शॉट से जाकर 10 मिनट लगा के सीख लो। ठीक है ना। फिर यहां पर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। पूरा चैप्टर इन 2 भाइयों पर टिका हुआ है। पहला है अल्फा प्लस बीटा। 100% एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा आपको। ठीक है जी, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन के टाइप पकड़ना भैया ढंग से। वो कहता है कि जी एक इक्वेशन है जिसके अंदर के आ जाएगा, वो बोलेगा जी 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इनका इस्तेमाल होगा। वो बोलेगा जी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, इनका इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो। वो आपको बोलेगा ये पॉलिनोमियल है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फलाना दे रखी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल दो। तो ये 2 फॉर्मूले दे रहा हूं, 3 दे देता हूं, चलो अल्फा माइनस बीटा का या बीटा माइनस अल्फा का भी दे देता हूं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे यार अल्फा बीटा वाले, सब बच्चों ने क्वेश्चन देखे हैं, नहीं देखे तो कर लो, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, तो यहां अल्फा प्लस बीटा और यहां पर अल्फा बीटा की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। वो तो क्वेश्चन से आ जाएगी ना, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। चेक करो, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इनका फॉर्मूला चेक करेंगे। प्लस माइनस लगा सकते हो, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। ये आता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला चेक करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। बाकी आप जाकर देख सकते हो, मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं, कोई भी 5-7 देख लो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक ये टॉपिक है वेरिफिकेशन वाला। फिर आता है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें अगर आपको अल्फा और बीटा पता है। तो फॉर्मूला पता ही होगा, के
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मेरी बात समझना, यहां पर के क्या होता है? के कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि हमारा सम दिया हुआ है 1/3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बेटा? 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्रोडक्ट कितना है? 2। तो हमारा ये आंसर भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये छोड़ते नहीं है हम लोग। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये पॉइंट टू रिमेंबर में याद रखना, ये बात आशु सर ने भी तुम्हारे यही मिस्टेक की थी पेपर में, तभी उनके 2 नंबर कट गए थे। पहले इसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती थी। तो हमारा जो पॉइंट मतलब एलसीएम लिया, पॉलिनोमियल ये होगा, जो 3 है वो के एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर के की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 हो गई, तभी तो कट पाएगा बेटा ये। समझ रहे हो? तो हम इस अप्रोच से कराते हैं, हो सकता है आपके टीचर ने किसी और अप्रोच से कराया हो, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है फाइंडिंग जीरोस ऑफ ग्राफ। अब देखो, ये 1 मार्क में भी बनता है और ये केस स्टडी में भी आता है, मतलब ये 4 मार्क्स की केस स्टडी में भी आ सकता है ये टॉपिक। हल्के मत लेना। ऐसे दे रखा है बेटा, ठीक है जी, ये आ गया तो ये 1 2, तो 2 जीरोस होंगे, पता है ना। फिर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गए, यहां भी 2 हो गए। जितनी बारी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब ये पेपर में कैसे आता है? पेपर में अगर मैं आपको बताऊं, देखो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फटाफट कमेंट में बताओ। शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? वो होती है, शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है पैराबोला। एक क्वेश्चन मान के चल लो भैया, ये भी आएगा, पैराबोला। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरली जब इससे केस स्टडी बनते तो पहला क्वेश्चन यही होता है, भैया इसकी शेप क्या है। आपने कई केस स्टडी देखी होंगी जिसमें ऐसा करके कुछ दिया होता है, ये -3 पे कट रहा होता है और ये 4 पे कट रहा होता है। तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। अब इससे फिर आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। इससे आप पता नहीं 4-5 चीजें आपसे वो और पूछ लेगा। सही है, क्लियर है, डन है, आगे बढ़े अगला चैप्टर। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन से हो गए बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो गए? अभी बताया, अल्फा बीटा वाले भी हो गए, एंड साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होता है वो ये वाला होता है, ये वाला, ये अल्फा बीटा, सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा। ओके, और फिर एक के की वैल्यू फाइंड करने वाला, आपको इन पे अप्रोच करना है, के की वैल्यू फाइंड करना और अल्फा बीटा, बाकी सब हो जाएगा। केस स्टडी भी इससे हो जाएगी। फिर आता है बेटा लीनियर, ये तो बहुत इजी चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 फॉर्म होती हैं, 2 पेयर मतलब 2, तो 2 इक्वेशन आएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन पेयर के डिपेंड करते हैं उनके कोफिशिएंट्स पर। तो 2 प्रकार का हो सकता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब जो कंसिस्टेंट है वो यूनिक होता है, कब? जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, और जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। लेकिन जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और वो बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो उसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ओके, अब यूनिक सॉल्यूशन का जब ग्राफ बनता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक का मतलब ही क्या है? एक एक सॉल्यूशन आएगा। एक्चुअली हम पूरे चैप्टर में इसी के पीछे भाग रहे हैं। इनफाइनाइट, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का क्या होता है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट, हाँ जी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। और इसकी लाइन क्या होती है बेटा? हमारी पैरेलल। अब इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा? वो आपको एक अधूरी इक्वेशन दे देगा, वो बोलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, के की वैल्यू बता दो। ठीक है ना, इस प्रजाति क्वेश्चन करके जाने हैं, इस प्रजाति क्वेश्चन करके जाने, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कोई भी तीनों में से एक दे देगा, आपको वैल्यू निकालनी है। बेटा लिखते रहो, मैं फिर बोल रहा हूं, साथ साथ लिखते रहो। मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन, 4 मेथड है बेटा फाइंड करने के लिए। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिक और एसएनएफ स्पेशल मेथड। फिर आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको इनमें से एक को अपना दोस्त बना लेना है, कोई भी एक को अपना दोस्त बना लो। ठीक है जी। ग्राफिक मेथड तभी करना जब ग्राफ पूछा जाए,
मेरे लेक्चर में जाके देख लेना। एरिया निकालना ये बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन फिर भी हमको पढ़ के जाना है क्योंकि आया हुआ है पेपरों में। लास्ट ईयर नहीं था, किसी जोन में हो तो कह नहीं सकता, दिल्ली वाले जोन में जो रोहिणी वाला नॉर्थ जोन था वहां पे किसी बच्चे का नहीं आया था, लेकिन हाँ किसी जोन में तो आया ही होगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी है। फिर आता है एसएनएफ स्पेशल मेथड यानी ओएसआर स्पेशल मेथड। बताते हैं आपको, देखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पर आंसर सेम आता है। अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तो हमारी पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं जस्ट फॉर रेफरेंस, बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितनी आएगी बेटा y+1, और यहां डाल सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन। तो 5y इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है जी। 5y इज इक्वल्स टू 9 आ गया, y की वैल्यू आ गई 9/5, और हम यहां पुट कर देंगे तो 9/5 प्लस 1 यानी 14/5 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। यह है सब्स्टिट्यूशन। एक की वैल्यू यहां डालो फिर वहां डालो। ओके, आप यहां से x की भी निकाल के डाल सकते थे, y की भी डाल सकते थे, यहां से भी x की निकाल के वहां डाल सकते थे, y की निकाल के वहां डाल सकते थे, जो आपको अच्छा या आसान लगे। फिर होता है एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके अंदर एक पंगा होता है। पहले आपको मन बनाना पड़ेगा कि आप एलिमिनेट किसको करोगे। मान लो मैंने यह मन बनाया कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा, तो अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे इसका पड़ोसी सेम करना पड़ेगा। तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, वो सेम रही, कोफिशिएंट सेम हो गया। अब ये दोनों अगर कोफिशिएंट के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन सेम नहीं है अपोजिट है तो ऐड करोगे। तो हम ऐड करेंगे, यहां आया 5x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू यहां पर हमारे पास कुछ और आ रही है, x की वैल्यू यहां पर 2 आ रही है, यहां पर क्या हुआ था 3। ओह अच्छा समझ गया, यहां पे हमने मिस्टेक कर दी थी, यहां पर हमने मिस्टेक कर दी थी, तो कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां पर आई y-1, यहां आया बेटा y-1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो 5y इज इक्वल्स टू यहां पर हो गया 15, तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। अब भी वही आ रही है, देखो x की वैल्यू 2 आ गई, यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एलिमिनेशन अलग अप्रोच है, इसकी एक अलग अप्रोच है, दोनों में से कोई एक पकड़ लो, अच्छा रहेगा दोनों पकड़ लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, बहुत सारी करा रखी है, जाकर देख सकते हो। फिर ग्राफिक मेथड के लिए आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा। जो ग्राफिक मेथड हमारा रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, कई जोन्स में आता है, कई जोन्स में बिल्कुल नहीं आता। अब मुझे नहीं पता आप कौन से जोन में हो, तो आपको पढ़ना जरूरी है, आप किसी भी जोन के हो। एसएनएफ स्पेशल मेथड की एक खास बात देखो, एक तो नंबर बहुत बड़े होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आ गया पेपर में x का पड़ोसी y का हो जाएगा, y का पड़ोसी x का हो जाएगा विद साइन, साइन भी जाना चाहिए। 152 प्लस का, 152 प्लस का, -378 -378, नंबर बड़े हैं और x का पड़ोसी y का, y का पड़ोसी x का, तो हम लगाएंगे एसएनएफ स्पेशल मेथड। करना क्या है देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये आया -226x -226y और -678, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 3। अब जो भद्दी इक्वेशन ऊपर दी हुई थी ना, आपको क्यूट सी प्यारी सी बढ़िया सी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इन्हीं को ही आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा -530x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, 530x -530y इज इक्वल्स टू 530। ये कटेगा ही कटेगा, क्यूट सी बनेगी ही बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। अब ये दो बन गई, अब आप एनी मेथड का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। एसएनएफ स्पेशल मेथड का काम क्या है? एसएनएफ स्पेशल मेथड का सिर्फ एक ही काम है, वो भद्दी और गंदी इक्वेशंस को ठीक कर देता है। ठीक है, डन है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस मेथड का भी 2-4 क्वेश्चन आप करके जाना। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करूं तो लिखते रहो, लिखते रहो। एक 2 डिजिट नंबर वाला, मैं यहां नहीं लिख रहा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2 डिजिट, चलो लिख देता हूं, 2 डिजिट नंबर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट वाला। फिर एक एज वाला जो क्वेश्चन होता है, तीसरा एक स्पीड वाला,
तीसरा एक स्पीड वाला, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथा आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस आ रहा है वो है मार्क्स वाला, पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स। सम ऑफ शेफालीज मार्क्स वाला भी इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और आ रहा है कि भैया मैम सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क देती है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 4 मार्क्स काट लेती है, तो उसके इतने क्वेश्चन बनते हैं। एक ये मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन वाला भी अच्छा है, वो भी कर सकते हो, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जितनी करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है ना। और एक वो फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और वेरिएबल। बाकी इंपॉर्टेंट ये जितने बोल रहा हूं ये सारे आपको हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगे, मैं बार बार ही आपको बोल रहा हूं, ठीक है जी। चलो फिर यहां पर आता है जी अगला टॉपिक, वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है, ये 70% बिल्कुल सेम है। यहां पे बस इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, यहां पर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। यहां पर भी ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वहां पर भी ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिग्री उधर भी 2, डिग्री इधर भी 2। नंबर ऑफ रूट्स उधर भी मैक्सिमम 2 थे, यहां पर भी मैक्सिमम 2 है। कैसे फाइंड करेंगे? 2 पहले 3 थे, अब 2 मेथड है। यहां पर आया जी फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने सिर्फ सीखा है फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सबको आती है, 9th 8th से पढ़ते आ रहे। एक नया मेथड यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। मैं सजेस्ट अरे क्या हो गया मेरी बात को सारे का हाँ जी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में तभी सजेस्ट करूंगा जब फैक्टराइजेशन आपसे वर्बली ना हो रही हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ये स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिटिंग इज द बेस्ट मेथड। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे फैक्टर ढूंढने में बड़ी देर लग जाएगी, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड। और जिनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती उनके लिए तो वरदान है। देखो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी डन, यहां पर आया जी स्प्लिटिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। सबसे पहला स्टेप होता है जी आपको डी निकालना है। सबसे पहला स्टेप है डी, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, मतलब नाम भी याद रख लो। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारी इक्वेशन ये होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हमारा डी आ जाएगा। अब ये डी बताएगा कि आगे रूट किस प्रकार के आएंगे। एक क्वेश्चन 100% इसका है, 100% लिख के ले लो। ये नेचर को लेकर 100% है कि आपको बोलेगा भैया इक्वल रूट्स है, के की वैल्यू दे दो, बोलेगा डिस्टिंक्ट रूट है, के की वैल्यू दे दो, बोलेगा नो रूट्स है भैया, के की वैल्यू दे दो। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क कहीं भी आ सकता है। अगर डी हमारा 0 से बड़ा हुआ, अगर डी हमारा 0 से बड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब रियल, रियल मतलब आंसर आएगा और 2 अलग अलग आंसर आएंगे। इक्वल मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल आंसर आएंगे, रियल आएंगे, दोनों सेम आएंगे। अगर क्वेश्चन कहता है भैया रियल रूट्स हैं, अगर क्वेश्चन कहता है रियल रूट्स हैं, अगर ओनली रियल रूट्स लिखा हुआ है तो डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखोगे, ग्रेटर देन भी लिखोगे और इक्वल्स टू भी लिखोगे, ठीक है ना। फिर आता है नो रियल रूट्स, तो आ गया डी इज लेस देन 0। तो इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। स्टेप नंबर 2 आता है हमारा अब यहाँ पर। अगर आपको x की वैल्यूज चाहिए, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में इसके पीछे भाग रहे हैं, वो है x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है जी, ओके क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। ये फॉर्मूला लगाओगे, प्लस माइनस का गेम क्या है, एक बारी प्लस से आंसर आएगा, माइनस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है भैया, 2 आंसर आएंगे मैक्सिमम 2। अब 2 अलग भी हो सकते हैं, 2 सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि हो ही ना, क्योंकि डी क्या आ गया हमारा नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे बात करें तो यहां पर भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो स्पीड और टाइम वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये भी स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तीसरा जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है पाइप वाला क्वेश्चन, 2 पाइप कैन टुगेदर फिल अ सिस्टम इन इतने मिनट, हाउ मेनी मिनट्स दे विल टेक अलोन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा यहां पर एक और क्वेश्चन आजकल बड़ा फेमस हो गया, वो है एज वाला। पहले एज वाले यहां आते नहीं थे, लेकिन अब एज वाला क्वेश्चन भी बहुत आने लग गया है, ठीक है ना। तो स्पीड वाला तो मान के चलो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बेसिक वाले बच्चे तो भैया चाट जाए, लेकिन स्टैंडर्ड वाले ही सारे करके जाएं, बेसिक वाले भी सारे करके जाएं, स्टैंडर्ड वाले भी सारे करके जाएं। एज वाला आए ना आई डोंट नो, लेकिन एज वाला क्वेश्चन भी लीनियर से हटके आजकल यहां आने वाला है, आना लग गया है, आने लग गया है, ठीक है ना। तो
हाँ बस यही रहेगा, ठीक है ना, डन है। तो ये थे हमारे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर बोलूंगा, मैं आपको करा चुका हूं और कराता रहूंगा। अगले चैप्टर पे आते हैं भैया फटाफट से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देखो इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना बेटा, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है, ठीक है ना। आप जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है इस चैप्टर की। लेकिन मैं यहां पर आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को अप्रोच करने में। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। अच्छा चलो, अभी तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं बेटा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। वो बोलता है सर a2 माइनस a1, वो कहता है a3 माइनस a2। बेटा वो तो उसके एग्जाम्पल है, वो तो उसका तरीका है। मतलब अगर कोई डी का फॉर्मूला पूछे आपसे, चाहे वाइवा में पूछे, चाहे आपसे एमसीक्यू में पूछे, चाहे एजर्शन रीजनिंग में पूछे, तो फॉर्मूला होता है an-an-1। ये ध्यान रखना। यानी इसका मतलब वही है कि एक सक्सीडिंग टर्म में से एक प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। एपी का एग्जांपल जैसे 5 हो गया, फिर 12 हो गया, देखो साथ साथ बढ़ रहा है, फिर 19 हो गया, फिर 26 हो गया, इसको बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं एपी, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो गैप चल रहा है वो कॉमन है, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है जी। एपी दूर से पहचानी जाएगी। अब हाउ टू प्रूव एक सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। जो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, अगर वो सेम है तो वो एक एपी है। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 टॉपिक्स पे आते हैं। पहला जनरल टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म। ये अब जनरल टर्म को जनरल टर्म हम क्यों कहते हैं कि एक एपी की, अगर मान लो एक एपी के अंदर 100 टर्म्स हैं और मुझे 58 टर्म निकालनी है, तो मैं पूरी एपी थोड़ा ना लिखूंगा, तो मैं डायरेक्ट 58 टर्म पे पहुंचना चाहता हूं, ठीक है जी। एक किसी भी एपी की आप कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN, TN, L किससे भी रिप्रेजेंट कर लो। इसका एक और फायदा है, देखो इसमें टोटल 4 चीजें हैं, AN, A, N और D। ये जो N है, N होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और एक पते की बात बताऊं बच्चों, एक पते की बात बताऊं, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। ये कभी भी 0 नहीं आ सकती, और ये कभी नेगेटिव फ्रैक्शन रूट नहीं, ये हमेशा एक प्योर नेचुरल नंबर होगी, ठीक है ना। तो n नेचुरल नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो टोटल चीजें कितनी है बेटा? 1 2 3 4। कब काम आएगा? जनरली तब काम आता है जब आपको 4 में से 3 चीजें दी हो, एक कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर हम बात करें डीपली, तो अगर आपसे बोला जाए 7th टर्म, तो देखो यहां n-1 है, तो वो होता है बेटा, याद होगा आपको, a प्लस 6d। बोला जाए 8th टर्म, तो वो हो गया a प्लस 7d। बोला जाए 16 टर्म, तो a प्लस 15d। सही है। अब पहला जो प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास जो मुश्किल आता है, वो आता है कि आपको 7th टर्म दी होगी और 11th टर्म दी होगी। तो 7 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 6d इज इक्वल्स टू मान लो 50 है, और 11 टर्म है a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 78 है। तो आपके पास अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर बन गया। अब आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। उससे a और d आ गया। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं, अगर अगर a और d मिल जाए तो हम कौन है? हम कौन है? हम राजा हैं, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज a और d होती है, ओके। तो एक इस अप्रोच पे क्वेश्चन हमारे आएंगे। मैं फिर कहूंगा, इस चैप्टर में अगर मेरे से पूछा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट टू रिमेंबर है जो मैं आपको देने वाला हूं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज सच कोई नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करा रखी है बेटा। अभी एक लाइव इवेंट लिया था, मैं कह रहा हूं अगर आपने वो कर लिया ना, तो आप मुझे ढूंढोगे, मेरी पप्पी ले लोगे, सर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कहां से ढूंढ के लाए हो। लाइव इवेंट चेक कर लेना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, जहां पर यूज वहां लगा देना, a प्लस लास्ट टर्म,
ठीक है जी। अगर आपको एल मतलब ए एन ही होता है, एल मतलब ए एन ही होता है, ठीक है ना। तो दोनों में से जहां जो यूज होगा ये आ जाएगा। ये कब कैलकुलेट किया जाता है या कब आप लगाओगे, जब सम की बात की जाएगी, जब सम ऑफ एन टर्म्स की बात की जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ पॉइंट टू रिमेंबर, और जो कि बहुत प्यारे पॉइंट टू रिमेंबर है बेटा, बहुत प्यारे, समझो। कह रहा है अगर ए बी सी आर इन एपी, अच्छा ये कुछ पॉइंट मैं यहां पे लिखता रहूंगा, ये जनरली मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो सबके लिए तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू वाले, मैं इस पे टिक मार रहा हूं, जहां पर सिर्फ एमसीक्यू के अंदर ही आप ये अप्रोच लगाओगे, ठीक है ना। अगर ए बी सी एपी में है तो क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बीच वाला जो डबल हो जाएगा बाकी दोनों के सम के, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर आप ऐसे करना चाहो डी वन इज इक्वल्स टू डी टू तो भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपके 3 स्टेप बचा दिए, अगर आप इसे याद कर लेते हो, और 11th में तो ये इस्तेमाल होगा ही होगा। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूं, अगर ए एन आपका ये दे रखा है, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में nth टर्म दे रखी है, 3n+5, 9n-2, मैंने ले रखी है पी एन प्लस क्यू, तो जो n का पड़ोसी है यानी p, वो हमेशा हमारा d होगा, याद रखना, सीधा टिक करना है आपको, नो कैलकुलेशन एट ऑल। और बड़े क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर आपको nn टर्म दी होगी पी एन प्लस क्यू, तो n का पड़ोसी यानी कोफिशिएंट ऑफ n आपका d हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको Sn दिया होगा, सम ऑफ n टर्म्स की जनरल फॉर्म दे रखी है, तो n स्क्वायर का पड़ोसी का डबल कर दो, यानी ट्वाइस ऑफ p। एन स्क्वायर का पड़ोसी यानी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी, उसका डबल कर दिया, ये हमारा डी आ गया बेटा। धमाकेदार 2 ट्रिप हैं, आप इसको याद रखना, एंट्रेंस लेवल तक याद रख लेना। फिर कह रहे हैं अगर आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो आपको कुछ मत करना, एन एन टर्म का फॉर्मूला 0 से छोटा रख देना और एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन लेस देन 0। क्वेश्चन करा रखे 4-5 उसी लाइव इवेंट के अंदर। इफ आस्क्ड डैश टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म आपसे पीछे से पूछी गई है, सीधे से नहीं, पीछे से पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स एपी कर देना। तो आप एपी ही उल्टी कर देना। मान लो एक एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, और लास्ट टर्म दे रखी है आपको 58। तो अब क्या करना है आपको, जैसे बढ़ती है ना, तो आपको एपी उल्टी कर दो, 58, 56, 54। अब स्टार्टिंग से वाली टर्म निकाल देना। देखो मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू रिमेंबर बता रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव क्लास में जाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। ओके, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, 3 टर्म का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तो आप उन 3 टर्म को क्या लेट करोगे, याद रखना, देन लेट a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसके अलावा कुछ लेट मत करना, वरना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। और इसी प्रकार अगर बोलते हैं आपसे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट नहीं बोलता, सम ऑफ 4 टर्म्स, और उसके अलावा और कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन कैसे दिया हो सकता है कि पहले और आखिरी का प्रोडक्ट और बीच के दोनों प्रोडक्ट का रेशियो, या सम ऑफ आखिरी 3, या प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड मोस्ट, ये कुछ दिया हुआ है, यानी उसके अलावा और कोई रिलेशन दिया हुआ है। पहले 4 नंबर्स का सम और उसके अलावा कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है, तो आप लेट करोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसके अलावा कुछ और लेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा आपका, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, 8th पॉइंट, ये केस स्टडीज में हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात जो मैं आप अप्रोच जो बताने वाला था, जो गिवन होता है ना बेटा, उसको पहले प्रोसेस कर लो। अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस ली हुई हैं, लाइव, पेड बैच, ऑफलाइन, मैं हमेशा से एक बात करता हूं, उन्होंने फील किया होगा, देखा होगा, मान लो 2 लाइन का क्वेश्चन आया, मैं हमेशा पहली लाइन पढ़ता हूं, और जो गिवन होता है ना सब्सटेंसेस, कि ये टर्म दी हुई है, इनका सम दिया हुआ है, उस वो टर्म उससे ज्यादा है, m टर्म इज 1/n है, n टर्म 1/m है, कुछ भी जो गिवन है, मैं उसको पहले प्रोसेस करता हूं। एलिमिनेशन, कॉमन लेना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, जुगाड़ करना, सब्स्टिट्यूशन करना, और कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं। मतलब उसको प्रोसेस करोगे, आपके हाथ में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगी, और फिर आपका प्रूफ या फाइंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आपने पहले जो गिवन है उसको प्रोसेस करना है, और आप उस मोड़ तक पहुंच जाओगे अगर आप सही कर रहे हो तो।
आपको या तो जो प्रूफ करना होगा वो आप उसके नज़दीक पहुंच जाओगे, या जो फाइंड करना होगा उसके नज़दीक पहुंच जाओगे। ये मेरा वादा है, आप चेक कर लेना। और आप उस इवेंट्स को देखोगे तो आपको दिखेगा हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी अप्रोच ये है, पेन चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखकर आप सोचो कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, आप पेन चलाओगे ना, हो सकता है पहला पारी गलत हो जाए, दूसरी बारी गलत, तीसरी बारी में हो जाएगा। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने कुछ टिप्स आपको दे दी हैं तो उसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। एक 9 टिप है, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, बड़ा काम आता है ये। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। एपी के फॉर्मूले से ही आया है, लेकिन इसको याद रख लेना, बड़ा काम आता है। इसका मीन निकालने को बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ इससे बोल सकते हैं। और ऐसे अगर बोला है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद ही होगा। ये सब मैंने प्रूफ भी करा रखे हैं, इवेंट्स में जाके देखोगे तो याद भी कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़ी मदद करेंगे। सबसे ज्यादा पॉइंट टू रिमेंबर इस चैप्टर में होते हैं और एक सर्कल चैप्टर में होते हैं, ठीक है ना। चलो बहरहाल, फिर आता है हमारा फेवरेट चैप्टर यानी ट्राइंगल्स, ठीक है जी। देखो ट्राइंगल पहले एक बहुत ज्यादा विशाल चैप्टर होता था, लेकिन अब ये बहुत छोटा सा चैप्टर बच गया है और बच्चे घबराते हैं ट्राइंगल में। देखो ट्राइंगल को करने के लिए आपको पहली बात तो 2 टूल्स चाहिए, पहला बीपीटी और दूसरा चाहिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम की बात करें तो इसका जो पहली बात, तो अगर मैं आपको मतलब बताता हूं, पता ही होगा वैसे तो, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी हमेशा होगा, ठीक है जी। अगर ये पैरेलल है तो ये अपॉन में ये अपॉन में ये होगा। एंड फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर एमसीक्यू यू कैन also use AD अपॉन में पूरा और AE अपॉन में AC। मैं पीछे वाले में सब में वो डालना भूल गया ना, कहाँ का MCQ में डालना है। ये भी MCQ का है, ये भी MCQ का है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं बेटा सारे के सारे। ये भी फुल फ्लेज है, ये भी फुल फ्लेज है और ये MCQ है, ठीक है ना। चलो तो यहां पर एमसीक्यू में आप क्या कर सकते हो, एडी अपॉन में पूरा और एई अपॉन में पूरा। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आता है, एडी दिया हुआ, डीबी दिया हुआ, एई दिया हुआ, एसी निकालो। एडी दिया हुआ, एबी दिया हुआ, एई दिया हुआ, एसी निकालो, काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह है बीपीटी। अब मैं आपको बता दूं बेसिक वाले बच्चे कान ऐसे कर लें, स्टैंडर्ड वाले बच्चे 99.99% बीपीटी प्रूफ करनी आएगी। और बीपीटी डायरेक्ट नहीं आती प्रूफ करनी, उसके नीचे क्वेश्चन होगा जो बीपीटी से सॉल्व हो रहा होगा। अगर सिर्फ बीपीटी प्रूफ करनी आए तो 3 नंबर में आएगी, अगर उसके नीचे क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा, जिन जिन बच्चों ने अपने प्री बोर्ड में देखा है कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दो कि हाँ जी हमने ऐसा देखा है। तो बीपीटी की पहले तो स्टेटमेंट याद करनी है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, ठीक है जी। कल मेरे पास एक ऑफलाइन में बच्ची आई, उसने अपनी आंसर शीट दिखाई और बीपीटी उसने की ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आ गई। क्यों? उसको पता ही नहीं चला ये बीपीटी थ्योरम है। यानी स्टेटमेंट याद करनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपसे पूछ भी सकता है, दूसरी बात नहीं भी पूछेगा तो लिखी हुई आएगी ना, तो पढ़कर पहचान भी तो पाओ कि भैया बीपीटी पूछ रहा है, तो वो स्टेटमेंट याद करने से होगा। तो स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सम केसेस इट इज 100% संभावना इसकी आ जाए, श्योर इवेंट है जी ये, ठीक है जी। बीपीटी का प्रूफ, ओके, ये मैंने अपनी लाइव लेक्चर्स में, अपने लेक्चर में, रिकॉर्डेड में सब पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो। फिर इसका कन्वर्स है, इसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कहता है कि अगर एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी है तो डीई जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, उसको बोलते हैं कन्वर्स। आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में देखा होगा, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो एक तो होगी बीपीटी। अब देखो पहले ऐसी अप्रोच होती थी, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता तो हम कंफ्यूज होते थे, बीपीटी लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, रेशियो थ्योरम लगाऊं या सिमिलैरिटी करूं। अब आपके पास 2 ही अप्रोच है, या तो वो क्वेश्चन सिमिलर से हो रहा होगा या वो क्वेश्चन बीपीटी से हो रहा होगा। और 100 में से 80 क्वेश्चन में तो गिवन ही होता है कि यार आपको सिमिलर करना है या ये करना है। 20 क्वेश्चन ऐसे जहां पर पता ही नहीं होता कि ये वाली चीज मुझे बीपीटी से मिलने वाली है या सिमिलर करके सीपीएसटी से मिलने वाली है। तो बेटा अगर लाइन पैरेलल है तो आप पहली अप्रोच लगाओगे बीपीटी, उसका 70% चांसेस होगा कि वो बीपीटी सॉल्व हो जाए। अगर बीपीटी सॉल्व नहीं हो रहा देन यू हैव टू गो फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है जी। अब सिमिलैरिटी क्या है वो आपको बता देते हैं।
सिमिलर ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स वैसे कहता है, एक डेफिनेशन है, लिख लो। Two polygons are said to be similar if their all corresponding angles are equal and all corresponding sides are proportional। ठीक है जी, लिख ली। चलो, तो अगर ट्रायंगल की बात करूं तो दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे अगर वो इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे। पहला एस एस एस, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इसके ऊपर। जिसका वीक है, देखो ना, अब अपनी जंग खुद के साथ है प्यारे बच्चों, अब अपनी जंग खुद के साथ है। अब मैं सारा कुछ कराने लग जाऊंगा तो वीडियो अनयूजफुल हो जाएगी, क्योंकि किसी बच्चे का बीपीटी स्ट्रांग है तो किसी बच्चे का सिमिलर वीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो मैं अगर सबके क्वेश्चन करा रहा हूं तो वीडियो ड्रैग्ड हो जाएगी। मेरा मकसद यहां पर कोई भी क्वेश्चन कराना नहीं है इस वीडियो में। मेरा मकसद है आपको सारे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना, उनको रिवाइज कराना और यह पता लगाना कि भैया आपका कौन सा वीक है और आपका कौन सा अभी तक मिस्ड है, तो वो आप जाकर अपना कवर करेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, जाकर आपको सिर्फ वो पढ़ना है। इस वीडियो के एंड में एक जरूरी बात करूंगा मैं आपसे, वो आपके दिल पर लगेगी, 100% बोलता हूं। ठीक है जी, सारा गेम दिल का है बाबू। फिर आता है एस ए एस, ठीक है जी, फिर आता है साइड एंगल साइड। अब इसमें बात देखने वाली क्या होती है बेटा, हम अक्सर ये बात गलत कर देते हैं कि जो एंगल होगा वो वाला होगा जिन दो साइड को आपने प्रोपोर्शनेट किया है। मान लो आप ए बी अपॉन में पी क्यू लिख रहे हो और ए सी अपॉन में पी आर लिख रहे हो, तो एंगल यही वाला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जिन दो साइड को आपने प्रोपोर्शनेट किया है उसी के बीच में बनने वाला एंगल होना चाहिए बराबर, कोई ऐरा गहरा एंगल नहीं। अगर एस ए एस चाहिए तो एंगल उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। फिर आता है एंगल एंगल, कई लोग ट्रिपल लेकर आते हैं। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम होगा, ये बात समझ में नहीं आती बच्चों को। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हो, दो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो बोला था नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। जरूरी नहीं है एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर हो, ये हो सकता है एबीसी क्यू आर पी के सिमिलर हो। ठीक है जी, तो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग दिखनी चाहिए। नेमिंग वर्क अगर नहीं आता, लेक्चर पे जाओ, देख के आओ। ठीक है जी, इसके बाद एक चीज आती है, उसको बोलते हैं सीपीएसटी। कई टीचर कहते हैं यार सीपीएसटी नामक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, इसको पूरा लिख दो। ठीक है, मानता हूं आप इसको पूरा लिख सकते हो, सेफ साइड कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब अगर आपने किन्हीं दो ट्राइंगल्स को एसएसएस से सिमिलर किया है तो बच गए तीन एंगल, तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वो तीनों के तीनों एंगल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल, सॉरी। और एस एस की बात करोगे तो एक बची हुई साइड और बचे हुए दो एंगल, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल। एंगल एंगल से किया है तो बच गए तीन साइड्स, वो तीनों की तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और एक एंगल तो ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा ही होगा। क्लियर है, डन है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है जो एमसीक्यू में धमाका मचा के रखा हुआ है आजकल। हर एक पेपर में एक एमसीक्यू इन दो पॉइंट से आ रहा है। फिर अगर मेरे से कोई पूछेगा सर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो यस, आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे दिमाग में, जैसे अगर हम सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें, वो ट्रेपीजियम वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एक्सरसाइज पर अगर हम आते हैं जो कि सिमिलैरिटी के ऊपर है, उसका 4th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका 12th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका 14th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका 16th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपीटी का प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं फिर कहूंगा हम कुछ नहीं कह सकते क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर भी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, लेकिन पहला एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी संभावना आने की बहुत ज्यादा है। एपी की उतनी नहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसकी एनसीईआरटी से आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी, देन गो फॉर एग्जाम्पलर। यू कैन डू एग्जाम्पलर और यू कैन डू माई पीपीटी ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी गुड एंड इंग्लिश इज वेरी हाई टुडे। हाँ जी, तो मेरी वाली पीपीटी भी आप कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों का इस्तेमाल किया गया है। मेरी लाइव लेक्चर्स जाके देखो, 1 मार्क के, 2 मार्क के, वो मैंने करा रखे। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। इसके ऊपर कई एजर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू बन चुके हैं। कह रहे हैं अगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो उनकी साइड्स और उनके मीडियन, ये मीडियन भी हो सकता है और ये उनका ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है, उसके रेशियो के बराबर होते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर या उनके फिर वही मीडियन या ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, एमसीक्यू के अलावा नहीं आएगा ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा नहीं आएंगे। तो मैं इसको कह सकता हूं ये सारी बातें वैसे एमसीक्यू के लिए ही लिखी गई है। ठीक है जी, ओके। अब प्रैक्टिस करो। अगर डर लगता है, जो बच्चे अभी पास नहीं हो पा रहे, तो ट्रायंगल आप स्किप कर सकते हो, अभी ट्रायंगल और ट्रिगो आप स्किप कर सकते हो, लास्ट में देखेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड लविंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th। सब बच्चों को बड़ा पसंद है ये। क्यों? क्योंकि 9th में हमारी इतनी नींव अच्छी थी, नींव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इतनी आसान रखी गई थी, तो यहां पर भी वही गेम है। शंकर महादेवन ऐसा लग रहा है कि आज वो ब्रेथलेस गाना गा रहा है। मैं चाह रहा हूं यार तुमको ना, मतलब कॉम्पैक्ट वीडियो मिल जाए यार, मतलब मैं, चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है पुराना रिवाइज करने के लिए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं पेपर चेक करता हूं, बच्चों को कोऑर्डिनेट का भी ढंग से ज्ञान नहीं होता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। इसके बाद ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर आता है तो वो 0 कॉमा समथिंग की फॉर्म में होता है, यानी x 0 होगा। और कोई अगर x एक्सिस पर आता है तो उसको बोलते हैं a कॉमा 0। क्या बोलते हैं? a कॉमा 0। अब इस चैप्टर में ये वाला सब तो लगेगा ही लगेगा। मेजर चीज लगती है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर्स। डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, दो पॉइंट के बीच में दूरी ऐसे निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट को एक पॉइंट काट रहा है इन सर्टेन रेशियो, तो ये फॉर्मूला लगता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। कभी कभी क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, वो एक वर्ड लिख देता है इंटरनली, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली ये चीज इंटरनली ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एक्सटर्नली कभी आती नहीं है, अगर वो दे रहा है तो गलत है, आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सटर्नली 3D टॉपिक के अंदर आएगी 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिर आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर वही सेक्शन फॉर्मूला एकदम बीच में आ जाए, सी अगर बीच में आ जाए तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहां पर कई बच्चे बोलेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस। सेंट्रोइड आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैंने खुद पेपरों में देखा है, सेंट्रोइड इज इन सिलेबस, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन मिल जाते हैं उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे ये वाला मीडियन, जैसे ये वाला मीडियन और जैसे ये वाला मीडियन मिल जाते हैं, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? तीनों के एब्सीसा को जोड़कर डिवाइड बाय 3 और तीनों के ऑर्डिनेट को जोड़कर डिवाइड बाय 3। क्लियर है? चले, तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, याद करने हैं, डायरेक्ट लग जाता है। अब टिप्स क्या दे रहा हूं मैं आपको, पॉइंट टू रिमेंबर है, अगर रेशियो गिवन नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो लेट करना है बेटा k/1, m/n लेट नहीं करना, ठीक है। अगर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आता है, ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? देखो अगर ट्राई सेक्शन का है तो ये A है, B है, C और D, ऐसा ही है ना। तो C निकालने के लिए रेशियो लगेगा 1/2, सॉरी। C निकालने, मान लो ये गिवन है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो जब C निकालोगे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देना 1/2 A और B के बीच में। अब आपके पास C आ जाएगा, या तो इनका मिड पॉइंट लगा सकते हो या D डायरेक्ट निकल सकता है 2/1 से, ठीक है जी। और अगर 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन आता है, A B C D E, तो सबसे पहले ये निकालोगे मिड पॉइंट से A और B का, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो यहां पे रेशियो मत लगा के मिड पॉइंट से कर सकते हो, बेटर है, ठीक है जी। क्लियर है ना? डन, ओके है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को। अब आप सोचो कि मैं क्या सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के करा सकता था? नहीं करा सकता था ना, क्योंकि यहां पर भी प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। जितनी प्रैक्टिस करो, आपको पता ही उतनी कम है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जनरली अप्लाई होती है।
हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये जो थीटा है, ये अगर ये है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यानी यहां पर सी परपेंडिकुलर है और ए हाइपोटेन्यूज और ये बेस। और अगर मान लो ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। तो इसके लिए आप ये याद रख लो, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, याद रखना, ठीक है जी। तो यानी अगर मेरा P बाय एच है तो वो क्या हो गया बेटा, C अपॉन में A हो गया। ये होता है बेटा B बाय एच, तो ये हो गया B अपॉन में A। ये हो गया बेटा P अपॉन में B, तो C अपॉन में B हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो ये हो जाएगा बेटा A बाय C, ये हो जाएगा बेटा B बाय A और ये हो जाएगा B बाय C। ये याद रखने के लिए आपको पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। S स्टैंड्स फॉर P बाय एच, cos स्टैंड्स फॉर B बाय एच, T स्टैंड्स फॉर tan। पूरे चैप्टर में अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो नीचे वाला तो हमेशा रेसिप्रोकल रहेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इसको आप लाइन वाइज याद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जहां पर जो 100 में से 100 वाला बच्चा है ना वो भी गलती करता है, ठीक है जी। आ जाओ, गलती क्या करता है, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइन की फुल फॉर्म होती है साइनी, सबको पता है, और को होता है कोसाइनी। को मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब इस बात को लिख लो, साइन 1 डिग्री जो होगा वो कॉस 89 होगा, साइन 20 डिग्री जो होगा वो कॉस 70 डिग्री होगा। मुझे पता ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी एजर्शन रीजनिंग में पूछते हैं ये आपसे, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन आपको दी है, वो आपसे कुछ सॉल्व नहीं करा रहे, वो आपसे पूछ लेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जरूर तो वर्ड गलत है लेकिन आ सकता है। ऐसे ही tan का मतलब होता है टेंजेंट, और कॉट का मतलब हो गया कोट टेंजेंट। मतलब अगर कॉट 20 की जो वैल्यू होगी वही tan 70 की वैल्यू होगी, कॉट 11 की जो वैल्यू होगी वही tan 69 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसे ये सीकेंट होता है, ये क्या हो गया, कोसीकेंट। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां लिख देता हूं कहीं, जो cos 21 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 59 डिग्री की वैल्यू होगी। इस बात का ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है सम 90 होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे, कॉस और साइन, टैन और कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 आइडेंटिटीज हैं भैया, याद कर लेना, ठीक है जी, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेना। और इससे बतेरी बन सकती है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारी फॉर्मूला आप यहां से बना सकते हो। फिर अभी बताया साइन और कॉसेक उल्टे होते हैं एक दूसरे के, कॉस और सेक उल्टे होते हैं एक दूसरे के, टैन और कॉट उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ये बात मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम यहां पर एक अप्रोच रखते हैं जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन में देखो पहली अप्रोच क्या रहेगी, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगा दो, ठीक है जी। अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो रामबाड़ी ला जाए, कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस, साइन और कॉस में इसको बदल दो, ठीक है जी, कोशिश हो जाएगी। यहां पर भी अप्रोच वही है बेटा, पेन चलाना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। मैं फिर कहूंगा, देखो मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री एक मुश्किल चैप्टर है, एक टीचर खुद कह रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी लगती है, हार्ड वर्क लगता है। अगर आज से भी आप ट्रिगो संभालना चाहते हो तो संभल सकता है, कुछ नहीं करना। प्रूविंग वाले डेली के 5 क्वेश्चन करने हैं बिना नागा। बिना नागा मतलब विदाउट एनी एक्सक्यूज एंड वेकेंड डे, मतलब 7 दिन है तो एक हफ्ते में 35 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। संडे मिस हो जाता है तो मंडे को 10 कर लेना। तो 35 क्वेश्चन अगर आप हर हफ्ते कर रहे हो ना तो आपका एक मनोबल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, यकीन मानना, ठीक है जी। फिर एक टेबल है, टेबल या तो आप किताब से याद कर लो
या मैं आपको बनानी सिखा देता हूं, बनाने की ट्रिक दे रहा हूं। क्या करना है, ये 0, 60, 30, 45, 60, 90 होता है। तो यहां पर पहले आपको काउंटिंग लिखनी है। मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं। आती होगी 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग लिख दी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और कोल्ड हो गया है ज्यादा। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको रूट में डाल दिया। ठीक है जी, ये वैल्यू हो गई बेटा अब साइन की। 0/4 इज 0, ये हो गया बेटा 1/2, ये कट जाएगा तो 1/√2, ये आ गया √3/2, और ये आ गया बच्चों 1। ठीक है, डन। कॉस की निकालने के लिए पूरी वैल्यू को उल्टा कर दो, यहां से शुरू हो जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan की निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 0, 1/√3 1, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब साइन से कॉसेक कैसे निकल जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 1। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक निकालने के लिए साइन कॉस का उल्टा कर दो, कॉट निकालने के लिए tan का उल्टा कर दो। तो मेरे हिसाब से तो पहली साइन की याद रख लो, सब कुछ बन जाती है। लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कहूंगा, इसको याद करना बेहतर रहता है, क्योंकि पेपर में पूरा बनाने में जो समय बर्बाद होगा ना, उससे बेहतर है याद कर लो। लेकिन फिर भी अगर अटक जाओ तो ईगोइस्टिक ना होना कि यार हाँ यार 100% मुझे पता है कि tan 60 1/√3 होता है। अरे बाबू, अगर तेरे को हल्का सा भी दुविधा होना तो चेक कर लियो, क्योंकि आशु सर के बोर्ड में जो 2 नंबर कटे थे, ही गॉट 98 मार्क्स, और वो मेरे स्टूडेंट थे। आशु सर के तुम्हारे जो 2 नंबर कटे थे बोर्ड में, वो tan 60 की वैल्यू 1/√3 लिख कर आए थे। और जब वो घर आए थे, एक अच्छे बच्चों को पता होता है वो कहाँ गलती करके आया। जब वो घर आए थे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर टेबल पे रख के मार के बोला कि भाई मेरे 2 नंबर कटेंगे, बाकी पूरे आएंगे। मैं कहा 2 नंबर कहाँ भाई, क्यों कैंसिल हो गए? कह रहा है भाई tan 60 की वैल्यू मैं 1/√3 लिखाया। मैंने माथा पीटा, मैंने कहा यार 100 आते थे तेरे, समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी कहानियां हो जाती हैं कि जो चीज हमको आसान लगती है, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अक्सर बच्चा वही गलती करके आता है। ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस टेबल को बनाने का तरीका खैर मैंने उनको भी दिया हुआ था, आपको भी दे रहा हूं, बट उन्होंने शायद नहीं लगाया, उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो आप ये बात नहीं लेंगे। ठीक है ना? बता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक वैल्यू को चेक करेंगे, नहीं। मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रीड किया 15 मिनट में, जब आप रीड करते हो तो आपको लगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन जहां टेबल इस्तेमाल है वहां 2 या 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप टेबल बना ही लेना रफ में जाकर। ठीक है ना? उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी शॉर्टिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लगता है एक ही क्वेश्चन और वैल्यू आपको याद है तो गो फॉर इट। ओके ना? चलिए जी, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब, ये तीसरा ऐसा चैप्टर है जो कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, ये बात आप जानते हो। बच्चों को मुश्किल क्यों लगते हैं चैप्टर, जबकि चैप्टर आसान है? क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। ओके, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं भाई में, कॉन्सेप्ट तो वही था जो पीछे भी पढ़ लिया, यानी टेबल और पंडित बदीव सा हरर बोले। लेकिन यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ नहीं होता, जब आप नीचे से ऊपर के तरफ किसी को देख रहे होते हो तो नॉर्मल रे से रे ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हो। मान लो ये एक वो है, इतनी दूरी पर हम खड़े हैं और एक ही आ गया, तो ये हो गया बेटा हमारी नॉर्मल रे, और यहां पर अगर आप देख रहे हो ये हो गया हमारा रे ऑफ साइट। ये है हमारी नॉर्मल रे और ये है बेटा हमारा रे ऑफ साइट। सही है? तो जो ये बनेगा ना थीटा, ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन की खास बात है, आप जितना आगे बढ़ोगे ना उतना वो बढ़ जाएगा, जितना दूर जाओगे उतना वो कम हो जाएगा, आगे जाओगे बढ़ जाएगा, पीछे जाओगे छोटा हो जाएगा। याद रखोगे, एज यू कम फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्ट थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। गॉट इट? ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, एंड दिस इज रे ऑफ साइट। यह है नॉर्मल रे, दिस इज नॉर्मल रे एंड दिस इज रे ऑफ साइट जो आप देख रहे हो। एंड नाउ दिस एंगल इज, जो थीटा है उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे, ऊपर से नीचे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपके क्लोज आता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाता रहेगा थीटा कम होता जाएगा।
पास आता जा रहा है कम होता जाएगा, दूर जाता जा रहा है थीटा बढ़ता जाएगा। मान लो अब ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जैसे जैसे पास आता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, सही है, क्लियर है, ये दो बातें हैं। बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है बेटा फिगर। ये बात हम जानते हैं, इस पूरे चैप्टर में फिगर है, और इस चैप्टर की एक केस स्टडी मान के चलो आ गई, एपी चैप्टर की एक केस स्टडी मान के चलो आ गई। ठीक है जी। और जो केस स्टडी मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ ना, मैंने कोई जगह छोड़ी है इसकी, नहीं छोड़ी ना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी लिस्ट करता हूँ एनसीईआरटी से अगर जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, एक है वो रिवर वाला एग्जाम्पल, रिवर वाली ब्रिज वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वो स्पीड वाला क्वेश्चन जिसका आंसर 3 सेकंड आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 13 है या देख लेना कौन सा है। ठीक है ना, एक ये दो क्वेश्चन, और एक है वो 2 ट्रीज या पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ रोड एंड रोड इज 80 मीटर वाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बहुत रद्दड़ सी है हमारी। मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेना, मैंने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखे हैं, उसके अंदर मैंने वो वाला क्वेश्चन भी करा रखा है कि एक बर्ड स्पीड, मैंने अभी केस स्टडी का क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर बच्चे ही बता रहे हैं, मैंने 2 केस स्टडी कराई और दोनों के दोनों मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के पेपरों में आ रखी है। एक बर्ड पोल पे बैठी है, वो उड़ के आगे चली जाती है, वो वाला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, जहां आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है बर्ड की या एरोप्लेन की। और भी बतेरे अच्छे क्वेश्चन है। अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चन है वो वही बच्चे करें जो अब 75 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है ना, बाकी वाले बच्चे अभी फिलहाल उसे ना करें। मैं फाइनल्स में कराऊंगा अल्फा बीटा वाला एक आधा क्वेश्चन जहां पर एंगल अल्फा और बीटा की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, गो विद द इजी वंस एंड धीरे 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 अपना लेवल बढ़ा सकते हो। इसकी केस स्टडियां करो बेटा जितनी कर सकते हो, इस चैप्टर की जितनी केस स्टडी कर सकते हो उतनी कम है, और केस स्टडी करोगे ऑटोमेटिकली, अगर मान लो केस स्टडी में नहीं भी आता तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरी भी रिवीजन हो रही है, तो गो फॉर केस स्टडीज। ओके, मैं मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी केस स्टडीज, 4-5 तो मैंने कराए रखी है, उसके अलावा भी आप किसी किताबों को उठाओ और केस स्टडी पे अप्रोच मारो। ठीक है जी, इस चैप्टर की टिप एक ही है, डू केस स्टडीज। ठीक है जी। और मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको कोई केस स्टडी मान लो मुश्किल लगती है तो या तो आप कमेंट में उसको टाइप करने की हिम्मत रखते हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं आने वाली क्लासेस में ले आऊंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे भेज सकते हो उस चीज को। ठीक है ना, तो वो मेरे तक पहुंच जाएगी और फिर हम उसको आने वाली क्लासेस में कंसिडर कर लेंगे। फिर आता है सर्कल चैप्टर। अब सर्कल चैप्टर में बहुत सारे ना छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, तो ढंग से देखते हैं। जैसे आपको पता ही होगा यार, सर्कल का तो गेम ये होता है रेडियस। ठीक है जी, ये तो पता ही होगा, ये तो मेरी बेटी को पता है। ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सीकेंट, ये हो गया कॉर्ड, और ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है ना, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, वी ऑल नो दिस। ठीक है जी। लेकिन in how many parts a circle can divide a plane? A circle divides a plane into how many parts? आंसर 3 पार्ट्स, इंटरनल, ऑन द सर्कल और एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में आया और अक्सर बच्चे 2 पार्ट लिख कर आए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूं, वो बच्चा अच्छा है वो गलती कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो और आपने भी की होगी। एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन द सर्कल। एक पॉइंट उसके ऊपर भी तो आ सकता है ना। मेजर ये चैप्टर ओरिएंटेड है टेंजेंट को लेकर। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से छू कर जाती है, और इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से जो एंगल बनता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना। एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, और वो दोनों की दोनों बराबर होंगी, पी ए पी बी के बराबर होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट है जब हम 2 टेंजेंट बनाते हैं तो एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी सम होता है 180। इसका एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, 9th या 10th क्वेश्चन है भाई। अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, चारों का सम 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल है, तो 180 माइनस हो गया, तो इन दोनों का सम कितना बचा बेटा? 180। ओरल प्रूव हो गया। ठीक है ना, याद रखनी है बातें। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट बन सकते हो, दोनों इक्वल होंगी, अभी पढ़ाया मैंने। अ सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट एट द टाइम। एक सर्कल है, एक समय पर 2 ही पैरेलल टेंजेंट ना बना सकते हो।
इसके अलावा इसमें बनानी शुरू करूंगा ना तो वो सीकेंड बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर एक पॉइंट टू रिमेंबर है, अगर इस टाइप की शेप आती है कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो आपको पता ही है कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। इसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि भार वाला भार वाला पैलोग्राम है अंदर, तो भार वाला पैलोग्राम है, इसको रोम्बस प्रूफ करो। रेक्टेंगल है तो स्क्वायर प्रूफ करो, या डायरेक्ट ये भी प्रूफ करना आता है। तो प्रूफिंग वाले तो आप देख लेंगे, वो तो एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको ए बी दिया होता है, बी सी दिया होता है, सी डी दिया होता है, ए डी निकालना है। तो एमसीक्यू में आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज करना है। एमसीक्यू में आपको उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों। क्लियर है, डन है। अच्छा जी, इसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एमसीक्यू के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। इसमें अगर इस टाइप की कोई फिगर है तो जो पेरीमीटर ऑफ एबीसी होगा, पी क्यू आर है, अच्छा चलो, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर जो होगा वो एडी का डबल, या कह सकते हो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। मेरे को एडी याद था, तो पीटी ये ऑब्वियसली बात है पीएस के बराबर होगा। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर का आधा करूंगा तो पीटी के बराबर आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आता है, प्रूफ में भी आता है, 1 2 3 किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। अब मैं आपको 5 बेसिक वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे, 5 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कितने क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम में देखे हैं। कसम होगी, ये बताना है। देखो भैया, जब तक हम अपना फीडबैक कमेंट में नहीं देंगे तो बच्चों को विश्वास नहीं होगा कि भाई तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर जो एक्सरसाइज हमारी 10 चैप्टर है ना, ये तो 10.2 हो जाएगा फिर तो। हाँ जी, तो जो 10.2 एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत आते हैं। एक तो क्वेश्चन है 9 और एक क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, और एक वो प्रूफ वाला भी आता है, ठीक है ना, बट ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर आता है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एक है थ्योरम। ये 2 मार्क्स में आती है, लेकिन आती है। ये इतनी बारी तुम लोगों ने देख लिया होंगे ना, ये इतनी बारी तुम लोगों ने देख लिया होंगे, तुम सोच नहीं सकते। और वो जो बताया ना प्रूफ वाला, रोम्बस वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोम्बस प्रूफ वो भी लिख देता हूं, चलो। मतलब 5 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोम्बस प्रूफ वाला। एनसीईआरटी से अगर आप ये भी कर जाते हो ना तो बहुत है, बाकी सब नहीं भी करोगे तो चलेगा। बेसिक वाले बच्चे, स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी ये सब तो करके जाएंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा तो करेंगे। मतलब ये वाले स्टैंडर्ड और बेसिक को आप लोगों ने देखा होगा। मैं कह रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी खोल के देखो, ये आपके आया होगा पेपर में, 100% आया होगा। और बताओ, चलो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, आज से नहीं देख रहा, 18 सालों से सेम एनसीईआरटी चल रही है यार, वहीं पर चल रहे हैं हम काम पे। अगला चैप्टर आता है हमारा सबका फेवरेट, एरिया रिलेटेड सर्कल। ये चैप्टर फॉर्मूला रिलेटेड है। इस चैप्टर को कम प्रैक्टिस से भी जीता जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला टिप्स पर होने चाहिए। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं, कॉपी पेन कर लेना। छोटी सी कॉपी बनानी है आपको पूरे के पूरे इवेंट की, और उसको लेकर घूमते रहना है डेली। और फिर आप देखो कैसे आपके मार्क्स रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। पहला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पता है ना, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये राजी क्या होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ओके, πr। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, मान लो ये एक सर्कल है, तो अगर हमको सिर्फ ये बताना है तो ये आ गया जी, इतना खाली, ओके, क्वाड्रेंट हो गया। फिर लेंथ ऑफ आर्क, आर्क पता है ना, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। कितनी होती है, मैं ये भी मार्क कर देता हूं, पिंक कलर से कर देता हूं, ये इतनी, सिर्फ इसको निकाल रहे हैं हम, इसको। तो वो कैसे निकलती है बेटा, आता ही होगा फॉर्मूला, θ/360 इनटू में 2πr, वेयर r इज ये, ठीक है ना, रेडियस। θ/360 इनटू 2πr, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये देखो, ये भी एक आर्क है, ये भी क्या है, एक आर्क है या ना। ये तो बड़ा बड़ा सा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। इस आर्क को आप क्या बोलोगे बेटा, मेजर आर्क, और इसको आप क्या बोलोगे बेटा, माइनर आर्क। बोलोगे कि नहीं बोलोगे। हमारा कौन सा फॉर्मूला है बेटा, देखो, अगर थीटा जो है वो 180 से बड़ा है तो मेजर हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा 180 से छोटा है तो माइनर हो जाएगा।
मान लो क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क बोला है, तो थीटा ऑब्वियस बात है 180 से छोटा होगा। अगर मान लो ये 60 दिया हुआ, आपको मेजर पूछ लिया, तो आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेना, 300 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। थीटा ये वाला इस्तेमाल करोगे तो मेजर, ये करोगे तो माइनर। ओके, फिर फर्क है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में फर्क है। देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में सिर्फ ये आता है, और यहां लिखा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के अंदर ये भी आएगा। यहां पर हमारा एक वर्ड और यूज होता है, बहुत आता है पेपर में, आपने देखा होगा, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर वो ये होता है पाई आर तो सरकमफ्रेंस प्लस डी। फिर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया भैया, पाई आर बाय 2, और ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी तो जुड़ेगा। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अभी आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाली, उसमें 2 रेडियस जोड़ दो तो पेरीमीटर हो जाएगा। यानी थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर तो था ही, इंटू में क्या लिखने की जरूरत है, और साथ में 2 रेडियस और जोड़ दो, तो ये आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे किए हैं और कराए हैं, जाके देख लो भाई, ठीक है ना। और एक बहुत जल्द इवेंट भी आने वाला है इसका, तो अभी लाइव इवेंट आएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, सेमी सर्कल सबको पता है, क्वाड्रेंट मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, डन है, ये तो याद है यहाँ, ठीक है ना। फिर आता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी सबको पता है। ये एक सर्कल है, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है, दिस इज माइनर, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। फिर वही थीटा अगर 180 से छोटा हुआ तो माइनर का निकलेगा, 180 से बड़ा हुआ तो आप मेजर का भी निकाल सकते हो। सबसे कंफ्यूजिंग फॉर्मूला बेटा है एरिया ऑफ सेगमेंट का, है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लो ये सर्कल है, आपको ये वाला निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो इसमें कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल हटा दूं तो ये मेरा वो आ जाएगा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। चलो ये भी लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सही है। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है, वो तो आपको मालूम ही है, पिंक कलर से लिख देते हैं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल है ये डिपेंड करेगा इस थीटा पर। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री का हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर थीटा 60 डिग्री हुआ तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर, याद रखेंगे। और अगर मेरा थीटा 120 हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। भैया बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई मर्जी लगा देना, ठीक है जी। हाफ आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन हमेशा ये रहता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूं, वो है बेटा आर स्क्वायर बाई 2 साइन 60 कॉस 60। सही है जी, साइन 60 कॉस 60। इसमें मुझे 2 लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 डायरेक्ट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर लगाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना फॉर्मूला आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, उसकी आती है 1/2, तो मतलब घूम फिर के ना √3/4 आर स्क्वायर ही बन जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है, डन है। तो यहां पर आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गेम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी गेम, अच्छा 2 हट फिर आ गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ सेगमेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। अगर थीटा हुआ बेटा हमारा 90 तो हाफ आर स्क्वायर, 60 हुआ तो √3/4 आर स्क्वायर, और अगर 120 हुआ तो आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। बतेरे फॉर्मूले हैं, एक ये भी चल सकता है, आपकी टीचर ने कोई लिखवाया हो तो आप वो भी लिख सकते हो। डन है जी। अब इसके अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन है वो सिलेबस में है भाई, उसको करो, जितना कर सकते हो उतना करो। मैंने भी कराया है, मैं और करा दूंगा। पेरीमीटर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आप पहले पूरी कर लो, पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी। ये फॉर्मुला ओरिएंटेड है, इसमें ऐसा है कि अगर आप 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको 41वें की करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको आता है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है। ये सारा गेम फॉर्मूलों का है।
वहां पर प्रैक्टिस इतना ज्यादा रोल अदा नहीं करती। अब देखो ना, चैप्टर 9 में फॉर्मूले नहीं है तो प्रैक्टिस ज्यादा है, एपी में फॉर्मूले कम है तो प्रैक्टिस ज्यादा है, या फॉर्मूले ज्यादा है तो प्रैक्टिस कम है, ये याद रखना। ऐसा ही अगला गेम भी ऐसा ही है बेटा, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको प्रैक्टिस कम करनी है और फॉर्मूले यार टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है ना। है ही क्या, बड़ा आसान सा है। देखो पहले तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए, अब मैं इसको समझा तो रहा नहीं हूं क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, सबको पता है फॉर्मूलों के बारे में। हाँ, कोन के अंदर एक स्लांट हाइट लगती है एल, कोन के अंदर एक स्लांट हाइट लगती है, ये रही जी एल, ठीक है ना। तो एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। फिर कभी कभी आपसे ना उस ऑब्जेक्ट का मास पूछ लेते हैं, मास मतलब वजन केजी में, ग्राम्स में, तो होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। क्लियर है, आपको डेंसिटी दी होगी क्वेश्चन के अंदर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना सॉलिड घुसा हुआ है। फिर अगर क्वेश्चन कभी कभी लीटर में कन्वर्ट करने को कह दे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। क्लियर है, इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है और कुछ नहीं है। अब इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी अप्रोच है, जो पॉइंट टू रिमेंबर है, वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे बड़ी अप्रोच है कि जब भी देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप फील कर रहे हैं इस बात को। मान लो एक ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, सबसे ज्यादा आने वाली फिगर तो यही होती है, ठीक है ना। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मुझसे पर्सनली पूछा जाता है, या मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, उनको पता है, मैं कहता हूं कि बेटा आंख बंद करो और ये फील करो कि आप इसे पेंट कर रहे हो। तो जहां जहां ब्रश चलेगा ना, वो वाला एरिया कंसिडर करना है। अब क्वेश्चन में आता है फाइंड द टीएसए ऑफ दिस फिगर। अब जो मासूम नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा जिसको मैथ से प्यार ही नहीं है, होता है ना, बस पास हो जाऊं, वो बेचारा टीएसए देखकर उसने फॉर्मूला याद किया, वो टीएसए का। टीएसए ऑफ कौन होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर। इनको जोड़ देता हूं, आंसर आ जाएगा मेरा। भाई वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसने ये वाली बात भूल गया कि आपको इमेजिन करना है कहां का ब्रश चल रहा है। तो ब्रश चला एक तो इधर, और ब्रश चला कोन के यहां पर। तो कोन के यहां पर और यहां पर, कोन के बेस पर और हेमिस्फीयर के टॉप पर तो ब्रश चले नहीं क्योंकि वो तो चिपके हुए हैं, तो वहां तो ब्रश लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहां पर दोनों का सी एस ए आएगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, ओके। अब ऐसा, अब एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन मान लो आ जाता है कि मान लेते हैं एक कोन है और नीचे एक ऐसा है। हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है येलो और ऑरेंज कलर वाला, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसका अगर एरिया निकालना हो तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक तो 2 पाई आर एच करूंगा प्लस पाई आर स्क्वायर करूंगा इधर, और ये नीचे वाला। कोन के केस में मैं क्या करूंगा, एक तो करूंगा पाई आर एल, एक तो बड़ा आर हो गया, पाई बड़ा आर और एल आ गया, यानी सी एस से। अब अगर हम फिगर को उल्टा करके देखेंगे तो मुझे ऐसे करके कुछ नजर आएगा कि नहीं आएगा। नीचे कोन का बेस बड़ा है और सिलेंडर का छोटा है, ये तो ऐसे चिपक गया, मान लो ये तो ऐसे चिपक गया, आसपास तो पेंट होगा, और आसपास क्या बन रहा है, रिंग। तो इसमें प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि आपने आंख बंद करके सोचा तो इस रिंग में भी पेंट हो रहा है। वो होता है बेटा बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। अब जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, तब तक ये वाला चैप्टर नहीं होगा। याद करके रट के, बच्चों को फॉर्मूले भी याद होते हैं जनाब, फिर भी गलत करके आते हैं, क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन पुअर है। इस चैप्टर ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मेरा वर्ड वन शॉट देखना, पिछले साल वाला भी देख सकते हो, इस साल वाला भी देख सकते हो, मैंने इमेजिन किया है कि कैसे उसको करना है। रही बात वॉल्यूम की, एक चीज को मेल्ट करके दूसरी बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन एक चीज को मेल्ट करके या दो चीज को मेल्ट करके दूसरा बना रहे हो तो समझ में आता है। एक क्वेश्चन आता है कि भैया इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, सही है। एक बात और आती है कि जी एक पानी, एक जार है, इसके अंदर आपने ये स्कोर डाल दिया तो कितना पानी बच गया, तो सिलेंडर में से ये दोनों माइनस कर दो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा रोल है, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इसके बेटा मैंने, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज बताता हूं, वो थोड़ी ध्यान से समझना, लो कलर चेंज कर लेते हैं। एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन लगा रखा है,
इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है? सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ कोन और पाई आर स्क्वायर, आया ना? सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर, गॉट इट? वो इसके बराबर होगा। मान लो आपने एक सिलेंडर के ऊपर कोन रखा या एक सिलेंडर में से कोन निकाल लिया, दोनों का एरिया सेम है जनाब। देखो सी एस से ऑफ सर्कल सिलेंडर, अब कोन ऊपर पेंट नहीं हो रहा लेकिन अंदर तो पेंट हो रहा है, सी एस से ऑफ कोन और नीचे पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। ध्यान रखना बच्चों। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात होगी, अगर वॉल्यूम की बात होगी तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। छोटी छोटी बातें हैं। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? एक लास्ट बात बोलूंगा, बहते हुए, मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके देखना। बहते हुए पानी की जो लेंथ है वो हमेशा स्पीड इनटू टाइम से होगी, याद रखना। इतना बोलता हूं, 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जाके कर लेना। क्लियर है? अगला टॉपिक स्टैट्स, सबका फेवरेट चैप्टर है। मैं कहता हूं बेटा जो बच्चा फेल हो रहा है अभी तक, वो ये चैप्टर तो सबसे पहले पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर ये है जो डायरेक्ट नंबर देता है आपको। मीन के 2 मेथड है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। जब डेटा छोटा होता है तो हम ये वाला मेथड लगाते हैं, जब डेटा बड़ा हो जाता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत हार्श हो जाती है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना आफत बन जाती है, तब हम क्या लगाते हैं? एज्यूम मीन। और दोनों क्यों आने चाहिए? कभी कभी क्वेश्चन आपको बोल देगा कि एज्यूम मीन से करो, और जहां पर मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन किए हुए हमने, आपको पता होगा, अभी तो हाल ही में स्टैट्स का 1 शॉट डाला है, तो अगर हमारा मिसिंग वैल्यू का होगा तो आप ये वाला डालोगे। कोई चीज गायब होगी ना, फ्रीक्वेंसी, कोई एक फ्रीक्वेंसी गायब है, तो आप डायरेक्ट मेथड करोगे, ठीक है जी? ओके। तो मीन इज वन ऑफ द इजीएस्ट, और मोड उससे ज्यादा आसान है। मोड का ये फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में एफ टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू एच। एल क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है बेटा, ये 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपको पता ही है, आता ही है। सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 F1 के ऊपर मिलेगी आपको ये, F2 F1 के नीचे मिलेगी आपको ये अगली, ठीक है ना? हाइट हो गई जो हमारी रेंज है, जो क्लास इंटरवल का गैप होगा। फॉर्मूला डालो, आंसर पाओ। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी जो चीज होगी वो F1 होगी, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। F1 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20 वाला, मान लो F1 के आगे आता 30 से 40, तो 30 से 40 मॉडल क्लास हो गई, उसकी लोअर लिमिट यानी 30 क्या हो जाएगी? हमारी L हो जाएगी। ये मैं सब समझा रखा है। फिर आता है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे बड़ी अप्रोच क्या है? CF लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिखा रखी, जाके देख सकते हो। जो CF का आखिरी वाला होगा वो N होगा, N को 2 से डिवाइड करोगे तो उसके आसपास और बड़ा नंबर CF में जो देखते हो उसके सामने वाली, उसको आप बोलते हो मीडियन क्लास। तो यहां आ गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जिन बच्चों को आता होगा वो मेरी बात समझ गए होंगे, जिनको अभी तक ये नहीं आता, मतलब जो रिवाइज कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, जिनको आता ही नहीं है वो जाके एक बार 1 शॉट देखो, आप भी समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। N होता है CF का आखिरी का लास्ट। CF क्या होगा? जो आप मार्क करोगे उसके ऊपर वाला। F फ्रीक्वेंसी, हाइट, हाइट, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है CF। मान लो CF का आखिरी आता है 100, 100 का आधा किया 50, 50 से बड़ा और आसपास नंबर CF में ढूंढना है। 50 भी नहीं, 50 से बड़ा, तो मान ला होता है 60, तो 60 के सामने वाला क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो L आ गया, L आ गया तो हो गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। वो सीधा आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है, व्हाट इज मीडियन क्लास, व्हाट इज मॉडल क्लास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीडियन क्लास एंड मॉडर्न क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी? मान के चलो पेपर में आ गया। फिर एक क्वेश्चन आपको पता है कि जो हर पेपर में छाया हुआ है भाई, वो है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। पहले तो याद कर लो, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। इसको तो भैया दिल से छाप लो। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट
एमसीक्यू में आएगा एम्पेरिकल रिलेशनशिप बता दो कौन सा है, एग्जर्शन रीजनिंग में आ जाएगा डायरेक्ट। एक आता है मीडियन गिवन होगा, मोड गिवन होगा, मीन निकालना है, मोड गिवन होगा, मीन गिवन होगा, मीडियन निकालना है। एक स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा एक क्वेश्चन, एक भैया एक डेटा का मीडियन है, मोड है, आप मीडियन और मीन बता दो, तो फॉर्मूला डालो आंसर पाओ। कोई डेटा नहीं होगा आपके पास, सिर्फ ये पता होगा मोड कितना और मीन कितना है, तीन में से दो चीज गिवन होंगी, एक गायब होगी। एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा यहां पर कि क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों निकालने होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मीन बताओ, मीडियन बताओ और मोड बताओ, तो तीनों आपने इन फॉर्मूलों से नहीं निकालने, इनमें से दो अपने फेवरेट बना लो। जैसे मेरा फेवरेट है मोड और मीडियन, मेरा फेवरेट है, तुम्हारा अलग हो सकता है, तो मैं पहले उस डेटा का मोड निकालूंगा और मीडियन निकाल लूंगा, ठीक है जी। और मीन मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मीन निकालूंगा मैं ऐसे, और टीचर एक्सपेक्ट भी यही कर रही है, तुम ऐसे निकालो। उससे निकालोगे तो हो सकता है कोई सन की टीचर तुम्हारा 1 नंबर काट ले कि भाई मूर्ख है भाई, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करेगा तू। या ऊपर लिखा भी आ सकता है फाइंड यूजिंग मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड ऑल द दीज थ्रीज, तो मतलब वो आपको दो फॉर्मूले से निकालना है और एक इससे निकालना है। इन शॉर्ट 5 नंबर में तीनों चीजें आती है ना अगर, तो दो फॉर्मूले से निकालोगे और एक इस फॉर्मूले एम्पेरिकल रिलेशनशिप से निकालोगे। याद रखना, गलती मत करके आना। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बातों बातों में बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मिसिंग वैल्यू वाला, मिसिंग वैल्यू खास करके मीडियन वाला जो एक्स और वाई वाला क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो 1 मार्कर में आता है अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मीडियन एंड मॉडल क्लास वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी मैंने आपको बता दिया एम्पेरिकल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। और चौथा डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। डायरेक्ट मतलब मीन निकालो, मीडियन निकालो, खत्म, घर जाओ, बस इतना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। क्लियर है। एडवाइस, छोटी सी एडवाइस, अगर डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस ना हो, मान लो ऐसे लिखा है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 ऐसा लिखा है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे करना है? कॉन्टिन्यूअस करने के लिए आपको इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस करना है। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। उसके बाद ही आप मीन, मोड एंड मीडियन निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकालेंगे, वरना आंसर में फ्लक्चुएशंस आएंगी। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी केस के अंदर बच्चा इन क्वेश्चनों में फंसता है। देखो कहां फंसता है, जब क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको लगता है वो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, जबकि वो होती नहीं है। जब यहां वर्ड आता है बिलो, 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 अरे बिलो नहीं बिलो, हाँ जी, अबव, लेस देन, मोर देन, या तो बिलो 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 आ जाए, अबव अबव अबव, लेस देन लेस देन लेस देन, मोर देन मोर देन मोर देन। याद रखना, इस बात को गांठ बांध के जेब में डाल लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100% बच्चा गलती करता है। वो एफ नहीं होती जनाब, वो सी एफ होती है, भले ऊपर एफ लिखा हुआ है, सी एफ होती है वो। सी एफ से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ निकालना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पहले नॉर्मल सर्कमस्टांस में कन्वर्ट करो। देखना है तो जाके वीडियो में जाके देख लो, आखिरी के 2 क्वेश्चन वही करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, अक्सर बच्चा गलती करता है कि अगर 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 बिलो, अबव, मोर देन और लेस देन लिखा होता है, उसके साथ एफ नहीं होती, सी एफ होती है। सी एफ की एक और पहचान है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती, रेयरेस्ट होता है ऐसा हो जाए। लेकिन इन 4 शब्दों के साथ कुछ आ रहा है तो वो सी एफ है। सी एफ से पहले एफ निकालना पड़ेगा और इनसे क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, तब जाके मीन, मोड और मीडियन निकलेगा। गॉट इट? कन्वर्जन आना चाहिए आपको। ये 2 बातें याद रखोगे, ये सारी बातें बता दी इस चैप्टर में, इसके अलावा और तो मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी चैप्टर पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी, सबका फेवरेट, लेकिन फिर भी अक्सर गलती करके आते हैं। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो फॉर्मूला नहीं लिखते हम लोग। अगर क्वेश्चन 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क किसी भी रेंज का है, 1 मार्क में तो टिक करना है, उसके अलावा कहीं पर भी है बेटा, डू मेंशन फॉर्मूला वंस। एक क्वेश्चन में एक बारी फॉर्मूला जरूर लिखो। फॉर्मूला पीई, बोले तो इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रेजेंटेशन मेक्स पेपर प्रेजेंटेबल एंड मैं आपको बताता हूं, मैं कल ही अभी 12th क्लास की बच्ची थी मेरी, मैं 2 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट भी लूंगा, 1 मिनट ही लूंगा। एक बच्ची है मेरे पास प्रेजी नाम की, और मतलब वो 12th क्लास की, ऑफलाइन में आती है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन
कह सकते हो अबव एवरेज है। लेकिन जब वो आंसर शीट देती है ना अपनी, भाई साहब मन करता है कि मैं इसको प्रिंट करा के अपने घर लगा लूं। कभी वक्त मिलेगा ना तो मैं आपको यहां पर लाके दिखाऊंगा। क्या प्रेजेंटेशन लड़की की, पेपर ही पूरा होता है, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर है, हैंडराइटिंग तो आप ऐसी कि मतलब अपनी शादी का कार्ड छपवा लो उस लड़की से कि बहन तू ही लिख दे। क्या मैं मशीन से बोलूंगा, मशीन से ज्यादा अच्छा लिखती है वो, बहुत प्यारी हैंडराइटिंग है, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी है उस लड़की की। आप कभी कभी ऐसा होता है, मैं खुद एक बता रहा हूं, मैं खुद चेक करता हूं उसकी आंसर शीट 12th की, मैं कहता हूं कि होता होगा कि वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैं उस पर भी सही कर देता हूं। अरे यार कैसे कर सकता हूं मैं इसको गलत, इतना प्यारा लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रेजेंटेशन से लगता है कि साफ लिखा है ना तो ठीक ही लिखा होगा, इतना साफ लिखा है, पॉइंट्स बनाकर लिखा है तो ठीक ही होगा। तो मतलब प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जबकि उसके अंदर कूड़ा लिखा उसने। बात समझ में आ गई? ओके। या सिंपल सी बात है, मैं छठी फेल, ठीक है जी, मुंह में मैं गुटखा खाता हूँ, ठीक है जी, मुंह से मेरे गालियां निकलती हैं, लेकिन मैं पहन के आया हूँ गुच्ची अरमानी सूट, गोरा चिट्टा लड़का, यहाँ पे लाली आसी आ रखी है और जैगुआर से उतरता हूँ। आप बोलोगे बंदा तो यार पढ़ा लिखा ही होगा, सेट ही होगा, मतलब बहुत बढ़िया बंदा होगा, वो तो मुंह खोलने के बाद बात पे चलेगा ना। लेकिन प्रेजेंटेशन तो मैंने अपनी सही दे दी ना, बैठने का तरीका कैजुअल भी नहीं था मेरा, तो मैंने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बना दी। लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, बाद में पता चला यार ये तो क्या ही निकला। वो दोनों चीजें मैटर करती हैं, कंटेंट भी मैटर करता है, अंदर क्या है आपके वो मैटर करेगा, लेकिन सबसे पहली चीज तो बेटा प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, ये तो आप मान के चल लो। मतलब वो अभी वो दृष्टि आईएएस का आता है ना इंटरव्यू कि भैया बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पहले बोलने तो दे, बैठे कैसे। मतलब एक बंदा देश चला रहा है, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, बैठे कैसे मर्जी, बंदे में दम है तो चला लेगा, लेकिन नहीं, पहले क्या देखा, बैठने का तरीका, शूज पॉलिश नहीं है, सूट आप ढंग से ले सकते हो, टाई का कलर आपकी शर्ट से मैच नहीं कर रहा, ये भी ध्यान दे रही है ना दुनिया, दे रही है ना, तो आपको भी देना है, प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि हम इसी दुनिया का पार्ट है। अगर दुनिया को वो चाहिए तो आपको उसको देना पड़ेगा। क्या मोटिवेशन वाली बात कर दी मैंने, ठीक है ना। तो मतलब प्रेजेंटेशन में फॉर्मूला डालना बहुत जरूरी है, अपना पेपर ऐसे बनाओ कि प्रेजेंटेबल हो। ओके। फिर एक बात होती है कि हमेशा आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? 0 इम्पॉसिबल इवेंट, 1 श्योर इवेंट। कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। एक फॉर्मूला और याद रख लो, किसी भी इवेंट के होने की प्लस ना होने का जो सम होता है बच्चों, वो 1 होता है। होने का प्लस ना होने का सम क्या होता है? 1। ओके। फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं बेटा जो आपको पता ही होंगे। पहला आता है कॉइन का, 1 कॉइन, टोटल आउटकम। फॉर्मूला याद रखो, 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। मान लो यहाँ पे 1 कॉइन है तो आउटकम आ गया 2। एक हो गया भैया हेड और एक हो गया टेल। 2 है तो 2 की पावर 2, कितना हो गया 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एटलीस्ट एटमोस्ट समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। फिर यहाँ पर आता है 2 का क्यूब, क्या है भैया? हेड हेड हेड। पहले 8 लिख देते हैं। क्या है बेटा? हेड हेड हेड। इसकी भी ट्रिक देता हूं, तीनों एच लिख दो, लास्ट में टेल, बीच में टेल, सबसे पहले टेल। तीनों टेल, लास्ट में हेड, बीच में हेड, सबसे पहले हेड। आया कि नहीं आया बेटा? ये 8 के 8 आउटकम आ गए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, एट लीस्ट। हिंदी क्या होती है? कम से कम। एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड का मतलब हो गया 1 2 3 4, 4, कम से कम 2 हेड। ठीक है जी। फिर आता है एट मोस्ट, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मिनिमम 0 भी चलेंगे। तो उसके अंदर ये छुपा दो, सारे आ गए। 1 2 मतलब 1 हेड 1 हेड 1 हेड, 0 हेड, 2 हेड 2 हेड 2 हेड। तो एट मोस्ट में आ गया ज्यादा से ज्यादा, तो ये आ गया कम से कम, कमी से कम नहीं, कम से कम, और ये आ गया ज्यादा से ज्यादा। ओके, डन है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है डाइस, 1 डाई 6 की पावर n, 1 आ गया 6, याद होगा। 2 डाइस, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36, याद रखना, ये सैम्पल स्पेस बना लेना। 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ओहो मिट गया, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, कहां तक जाएगा? 6 6 तक। फिर एक वर्ड आता है बेटा डबलेट। डबलेट होता है जहां पे सेम आता है।
डबलेट ऑफ प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, डबलेट ऑफ इवन भी पूछ सकता है, डबलेट ऑफ ऑड भी पूछ सकता है, और सिर्फ डबलेट भी पूछ सकता है। डबलेट का मतलब होता है जहां पे सेम आते हैं, ठीक है जी। तो ये 6 आएंगे, 6/36। डबलेट ऑफ प्राइम भी पूछ सकता है, कंपोजिट। तो ढंग से देख लेना किसका पूछ रहा है वो। फिर कार्ड्स, ये तो तुम शौकीन आदमी हो। 52 पत्ते होते हैं बेटा, 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। 26 ब्लैक, 26 रेड, उसमें 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हर्ट, 13 डायमंड। हर्ट डायमंड रेड होते हैं, स्पेड क्लब ब्लैक होते हैं। हर एक 13 पत्तों में क्या होता है? एस, एस यानी इक्का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती होती है। जैक, जे गुलाम, क्यू क्वीन यानी बेगम, और किंग यानी बादशाह, ठीक है ना। और ये 3 पत्ते जो होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। और टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, क्योंकि हर एक पत्ता होता है 4। तो 4 जैक होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। 4 क्वीन होगी, स्पेड की, क्लब की, हर्ट की, डायमंड की। समझ रहे हो? तो कितने हो गए फेस कार्ड? 12 हो गए। अब क्वेश्चन कैसा बनता है? अब क्वेश्चन यहां पर अगर हम बात करें, एटलीस्ट एटमोस्ट तो हो गया, एक एंड और का भी पंगा है। एंड और मान लो बोलता है रेड एंड किंग, और बोलता है रेड और किंग। फर्क है भैया। देखो, रेड एंड किंग, लाल भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। ऐसे कितने किंग हैं जो लाल हैं? 2, तो 2/52। रेड और किंग, लाल भी होना चाहिए या किंग भी चलेगा। तो लाल कितने होते हैं? 26। किंग कितने होते हैं? 4। वो 2 किंग उसमें अंदर ऑलरेडी शामिल है 26 में। तो कितने हो गए? ये हो गए 6, और ये हो गया भैया 2। 2 क्यों? क्योंकि 4 होते हैं, 2 तो इंक्लूडेड है। कितना भैया? 28/52। इस बात का ध्यान रखना। बाकी नाइदर किंग नॉर वो, तो उसको ईदर निकाल के 1 में से माइनस कर लेना, तो आइदर आ जाएगा। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेन एंड और में घबराओ। एक सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे क्या करते हैं? एक सबसे ज्यादा दिक्कत, मान लो नंबर दिया होता है 4 से लेकर 101 तक, या 4 से लेकर 100 तक नंबर दिए हुए हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? मेरे पहले मॉक टेस्ट में मेरे ऑफलाइन के लगभग 30-35 बच्चों ने गलती कर रखी थी इसमें। ज्यादा ही थे। ठीक है जी। मतलब आउट ऑफ काफी सारे बच्चे, 30-35 बच्चों ने ऐसी गलती की थी। उन्होंने पता है क्या लिखा था? 96। उन्होंने क्या लिखा था? 96, जबकि गलत है। आपका भी आंसर गलत आया ना? आंसर इज 97। चेक करो भैया। 1 से 100 कितना होता है? 100। मैंने 1 2 3 ही तो हटाया है, 4 तो है ना अभी भी। तो हम सोचते हैं कि भैया इसको 4 में से माइनस कर दो तो काम हो जाएगा। नहीं, 1 से 100 में 1 माइनस करते हो? नहीं करते ना। तो आंसर आ गया 97। इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मिसिंग बॉल्स, है ना? वो मिसिंग बॉल्स वाला जो है, नंबर ऑफ बॉल्स, ब्लू बॉल्स भी एक्स ले लो, एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओ हो, एक वो लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन। नॉन लीप ईयर। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, सेम बर्थडे वाला क्वेश्चन आता है लीप ईयर नॉन लीप ईयर में, और एक आता है 53rd संडे या मंडे वाला। मेरे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर मिल जाएंगे, वन शॉट में मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, आप बस इवेंट ढूंढो और काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ये वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे बता दिए अब तो मैंने। ओके, अब आती है बच्चों एक जरूरी बात, मेजर जरूरी बात। मैं आपका 1 मिनट लूंगा कि हमें ये बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर नहीं आते, कभी भी नहीं आए। हमको हमेशा देखो, अगर आप एक शादी का एक सीन ऑब्जर्व करो तो वहां पर हर एक सब्जी सबको ही नहीं खा रहा। आप किसी हलवाई के साथ बैठो ना, तो वो दाल मखनी, अगर मान लो 100 लोगों की गैदरिंग उस शादी में आने वाली है, तो वो दाल मखनी हो सकता है 20 लीटर बनाएगा। लेकिन वो जो कोफ्ते हैं, वो सिर्फ 4-5 लीटर ही बनाएगा, क्योंकि उसको पता ही है ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे। इसको हर एक टीचर को पता है, हर एक स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पेपर सारे कंटेंट से बनने वाला, नहीं। तो एक इसको 80-20 रूल कहते हैं। आने वाले समय में हम लोग 80-20 रूल के इवेंट्स भी करेंगे, आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे। अब मेरा अगला इवेंट ये आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर जाऊं,
क्वेश्चन नंबर तक बताऊंगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आपको जनरल पूरा ज्ञान लेना है, लेकिन थोड़ा दिमाग से लेना है। अब आपको हर चीज नहीं पढ़नी, कभी कभी जोश में आके बच्चा ऐसा शुरू करता है और वो 4 दिन बाद थक जाता है, और जो 4 दिन तक पढ़ा होता है वो यूजफुल ही नहीं होता। तो आपको वो पढ़ना है जो यूजफुल है। आपका 80% पेपर आपके 20% सिलेबस से बनता है, तो आपको वो 20% पहले पढ़ना है, और वो मैंने भी आपको बता दिया। तो आज आपको मैंने एक ऐसा वीडियो दिया है, मुझे नहीं पता ये आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो प्लीज नीचे लिख देना, हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो थॉट था इस वीडियो को बनाने का, वो कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना नहीं था। वो तो हम बहुत करते ही हैं, हमारे लाइव इवेंट अक्सर लगे रहते हैं, सैटरडे संडे 99 धमाकेदार क्वेश्चन, 50 इवेंट हम लोगों ने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन एक ऐसा वीडियो कि जहां पर आपको हर एक चीज सिमटी मिल जाए, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें, सारे पॉइंट टू रिमेंबर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थियोरेटिकल ज्ञान, ये 4-5 चीजें अगर आपको एक वीडियो मिल रही है, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को आपको अंत तक संभाल के रखना है। और यहां पर बताई हुई छोटी छोटी बातों को उस चैप्टर की जब प्रैक्टिस करो तब तब लगाना है। अब जब भी आप चैप्टर ट्रायंगल पढ़ रहे हो, तो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट उठाना और देखना सर ने कौन कौन से क्वेश्चनों की बात की थी, सर्कल में कौन कौन से क्वेश्चन सर ने कहा था इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से पॉइंट टू रिमेंबर जो मुझे याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो वन टाइम वॉच नहीं है, इट्स नॉट अ डंकी मूवी, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है जो आप बार बार ही देखोगे और बार बार ही आपको नई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इट्स पार्ट में देखो, जैसे मर्जी देखो, इट्स योर चॉइस। खैर ये वाली बात मुझे पहले नहीं बोलनी चाहिए थी, चलो एनी हाउ मिट्टी पाओ। तो मतलब मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? ओके डन है जी। तो जरूरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिल से निकली हुई, पूरी पीपीटी दिल से निकली हुई थी यार। मैंने कुछ किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, जस्ट मार्कर उठाया, पेन उठाया और मैं शुरू हो गया। तो कोशिश की है सब कुछ बताने की, कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा। हाँ, अगर वाली बात इंपॉर्टेंट हुई तो मैं उसको पिन मार दूंगा, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।